नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। और आज कहानी कुर्सी की का स्पेशल संडे एडिशन। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर जी हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। और आज बहुत बड़ी खबर है, आज रात 8 बजे दुबई में इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच होने जा रहा है। और हमारे देश में बहस इस वक्त ये, और जो बहस यहां भी होगी, ये इस मैच को देखा जाए या इसका बॉयकॉट किया जाए। पूरे देश में आपने देखा ये कैंपेन चल रहे हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, इस मैच के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। कैसे एक दुश्मन देश के साथ आप क्रिकेट का मुकाबला खेल सकते हैं जब अभी आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ और आपका 4 दिन का युद्ध हुआ है। बहरहाल आमने सामने आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आ जाएंगी। पहलगाम हमले के बाद यह भारत पाक के बीच पहला क्रिकेट मैच है जिसको लेकर देश में उत्साह से ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के खिलाफ विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं, केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, इसको लेकर इसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, सब इस क्रिकेट मैच को भारत के शहीदों का अपमान बता रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक ऑपोजिशन बीजेपी और बीसीसीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लखनऊ और कानपुर में भी इंडिया पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मैच को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्षी दलों का यह कहना है कि जब पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर खून और क्रिकेट मैच एक साथ कैसे चल सकते हैं। विपक्षी दल इसे पहलगाम के शहीदों का अपमान बता रही है, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे जवान शहीद हुए उनका अपमान बता रही है, और इस मैच को बॉयकॉट करने की अपील की गई है। अब मैं आपको एक एक करके उनके रिएक्शंस दिखाऊंगा। सरकार की तरफ से भी कुछ इस पर कहा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम में ऑप सिंदूर और कांग्रेस पार्टी को लेकर हमला बोला, उसकी भी बात करेंगे एक एक करके। पहले देखिए शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की बात। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रोक सकते हैं, एक क्रिकेट मैच नहीं रोक सकते। पापा वॉर रुकवा सकते हैं, बीजेपी के पापा वॉर रुकवा सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच नहीं रुकवा सकते। समझा? रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकते हैं। ट्रंप के दबाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी वॉर रुकवा सकते हैं, ट्रंप के दबाव में। लेकिन पण भारत पाकिस्तान क्रिकेटचा मॅच ते थांबवू शकत नाहीत। सुनिए अब असदुद्दीन ओवैसी की बात। ओवैसी कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान का मैच होना शर्म की बात है, खून पानी एक साथ नहीं बहेंगे तो मैच कैसे हो सकता है। क्या पैसा जान की कीमत से ज्यादा है? पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और अब देखिए आप शिवसेना, यूबीटी और असदुद्दीन ओवैसी के बाद कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि इस वक्त सरकार की देशभक्ति कहां चली गई, कैसे ये देशभक्त सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रही है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। आप नए नए बहाने बता देंगे। पहली बार नहीं हो रहा है कि कभी किसी, पहले हमने हॉकी टीम भी नहीं भेजी थी। तो ये इसमें केवल पॉलिटिक्स है या इस मुद्दे पर देश को एक राय होना पड़ेगा? ये इसी पर आज कहानी कुर्सी की चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब इस पर सरकार का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन, इनकी देशभक्ति तभी जाग रही है जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वरना युद्ध में तो ये दूसरा राग गा रहे थे। ये बीजेपी का कहना है। सफाई भी दी जा रही है कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, बहुत सारी टीमें हैं, हम नहीं खेलेंगे तो उसको पाकिस्तान का फायदा होगा, उसको पॉइंट मिल जाएगा, तो क्या आप क्यों हम उसको जीतने दें। इस तरीके की दलीलें भी दी जा रही हैं। लेकिन आज रात 8 बजे इस क्रिकेट मैच का बॉयकॉट होगा या इस क्रिकेट मैच को पूरा हिंदुस्तान देखेगा, सवाल यह है। त्रिपाठी जी, आप किस तरफ खड़े हैं? नहीं, मैं देश की तरफ खड़ा हूं, और कहां खड़ा रहना है इसमें।
किसी और तरफ खड़े होने रहने की गुंजाइश है क्या? मैं भारत की तरफ खड़ा हूं। मैं इन बेईमान बीसीसीआई वालों के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं सरकार के उस लॉजिक के साथ नहीं जा रहा हूं जो अनुराग ठाकुर ने दे दिया कि हम इस मैच में खेलते तो ये होता। इस तरह के कुतर्क के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं। ये शर्मसार व्यवहार हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जब नहीं तय किया तो ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये किसी क्रिकेट प्रेमी ने नहीं तय किया था कि आज हमारा मन नहीं हो रहा है। और देश का आप अगर जिसको कहते हैं ना सेंटीमेंट क्या है, तो आप जरा सोशल मीडिया पर यूथ को देखिए। मैंने कम से कम 5 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल देखे जो क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं या क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। एक विराट कोहली के फैंस का पेज देखा जिन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, हम क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं, इस बार आपको अपडेट नहीं दे पाएंगे। वो जो रन बताते हैं ना कि इतना हो गया, इतना हो गया, लाइव स्कोर देते हैं। लाइव स्कोर जो वो नहीं बताएंगे। अब अगर ऐसे लोग भी इस वक्त कह रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे, तो सरकार को ऐसा क्या हो गया है भाई कि बीसीसीआई पूरा देश बदल जाएगा? आप बॉयकॉट मैच की तरफ के साथ हैं। 100% मैच नहीं देखना चाहिए किसी को भी। कीमत पर नहीं। और जब तक इनके पेट पर लात नहीं मारिएगा तब तक ये बेशर्म बीसीसीआई वाले सुधरने वाले। विनोद जी, आपकी राय? नहीं, मैच न देखना या देखना व्यक्ति का अपना अधिकार है। और ये कहना कि मैं मतलब किसी के लिए भी कि अगर मैच देखोगे तो आप देश के साथ नहीं हो, मैच नहीं देखोगे तभी देश के साथ हो। अब वो क्रिकेट टीम जो खेल रही है वो तो भारतीय टीम है ना, उसी पर तो हम ताली बजाते हैं जब वो जीतती है। उनको हम हाथ लेते हैं, उनको हम जो है हवाई अड्डे से लेकर के पूरे देश में घुमाते हैं। इस बार नाराज लोग ये कह रहे हैं कि ये टीम बीसीसीआई की टीम है, भारत की टीम नहीं, तो जब जीत के आती है विश्व कप तो बीसीसीआई की टीम होती है या भारत की टीम होती है? टीम इंडिया किसको कहते हैं? कोई और टीम भी खेलती है क्या भारत की? टीम तो यही खेलती है ना। बीसीसीआई तो एक क्लब है, एक संस्था है जो स्पॉन्सर करती है, खिलाती है, चलाती है। जैसे तमाम एसोसिएशन है वैसे बीसीसीआई भी एक एसोसिएशन है, लेकिन टीम तो भारत की खेलती है। तो अगर भारत की टीम वहाँ खेल रही है, वहाँ भारतीय दर्शक नहीं होंगे, कौन चीयर करेगा उनको? कौन उन पर ताली बजाएगा? अब खेल रही है, फैसला सरकार ने किया है, सही है या गलत है, उस पर बहस करिए, लेकिन टीम तो खेल रही है ना। ना जाते तो अलग बात होती है, खेल रही है तो हमें साथ देना चाहिए। ना जाते तो अलग बात होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ना जाते तो बहुत अच्छा होता, सोने में सुहागा होता कि हम अपने स्टैंड पर कायम है। और जो विपक्ष आज ये कह रहा है वो बीजेपी को आईना दिखा रहा है दरअसल, कि जब पिछली सरकारों में इस तरह का कुछ भी मैच होता था तो सबसे ज़्यादा बीजेपी विरोध करती थी, इस तरह का मैच होने का नहीं होना चाहिए। तो आज वही विपक्ष, चाहे ओवैसी हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इमरान मसूद हो, कांग्रेस के लोग हों, जो भी वो आईना दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार ने फैसला किया है जाने का, सरकार के फैसले का विरोध करिए, लेकिन अगर टीम खेल रही है तो हमारी टीम है भाई। मैं आज एक्चुअली ना, हम जब वो जीतेगी, अच्छा छक्का मारेंगे हमारे प्लेयर, आउट करेंगे तो कौन ताली बजाएगा? मैं आप सबकी पर्सनल राय भी जानना चाह रहा हूं इसमें की, ठीक है? आप पहले मैच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये बता दें। देखिए, सरकार की अगर नीति है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये नीति थी। मल्टीलैटरल पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया था। आप सरकार की नीति को ठीक मानते हैं? मैं तो ठीक मानता हूं। मैं तो भाई फिर तो उस हिसाब से तो ओलंपिक में नदीम के साथ हिसाब से नीरज चोपड़ा को नहीं भेजना चाहिए। इस टूर्नामेंट में भारत का जाना भी ठीक था, और मैच देखना ना देखना इंडिविजुअल का अपना, बॉयकॉट कैंपेन के साथ नहीं है अपना धंधा। मैं नहीं। ओके, ठीक है सर, आप बताइए। इस सरकार के साथ होना कोई शर्त है क्या? नहीं, कोई शर्त नहीं। कोई शर्त तो नहीं है, सरकार ने कर लिया होगा फैसला, हम तो साथ नहीं है। समझे? मैं इस पर नहीं जा रहा कि जो लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो देश के साथ हैं कि नहीं है। मैं नहीं चाहता, और मैं नहीं समझता कि क्या आंसू सूख गए हैं जो पहलगाम की जो घटनाएं हुई उनकी, क्या उनका जो सिंदूर उजड़ने की जो बात आप कर रहे थे, और आज तो बात की गई ऑपरेशन सिंदूर की, फिर से याद किया गया असम में। तो ऑपरेशन सिंदूर को याद करेंगे और पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। और मेरे पास आप चाहें तो मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूँ ओलंपिक के बॉयकट्स का। ये कहना कि जब देशों ने ओलंपिक नहीं खेला। हाँ, बताऊं क्या आपको थोड़ी सी बता दीजिए ना, बिल्कुल एक जानकारी मैं दे देता हूँ। वजह यही थी कि दो देशों के बीच इसलिए रिश्ते खराब थे। सुन लीजिए आप थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप निकाल नहीं निकला वही है। मॉस्को 1980 समर ओलंपिक्स, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने 60 देशों के साथ बॉयकॉट किया था। 60 देशों ने ओलंपिक्स का, समर ओलंपिक्स का बॉयकॉट किया था। रीजन था प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979। ठीक है। लॉस एंजलिस 1984 समर ओलंपिक्स, यूएसएसआर एंड 14 ईस्टर्न ब्लॉक एलाइज इंक्लूडिंग क्यूबा, ईस्टर्न जर्मनी बॉयकॉट। सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड एंटी सोवियत हिस्टीरिया। रीजन बता रहा हूँ। मॉन्ट्रियल 1976 समर ओलंपिक्स, 28 अफ्रीकन नेशंस बॉयकॉट किया। रीजन न्यूजीलैंड की रग्बी टीम हैड टूर्ड साउथ अफ्रीका एंड आईओसी रिफ्यूज टू बैन न्यूजीलैंड। ठीक है। मेलबोर्न 1956 समर ओलंपिक्स, स्पेन, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड,
इजिप्ट, इराक, लेबनान, चाइना, इन लोगों ने बॉयकॉट किया। अब एशियन गेम्स पे बात करेंगे तो 1962 जकार्ता एशियन गेम्स, ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत मैं सारे समझा आपकी और बात, एशिया कप भी है जो 90 में पाकिस्तान नहीं खेला था, जिसको आज आप खेल ठीक है रहे सर। हैं। मैं इसमें एक एक अंतर है। लाइन सिर्फ और जोड़ दूं सौरभ जी, ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो तो चलो फिर भी बात समझ में आती लेकिन है ये तो कि मैं दुनिया ओलंपिक में के बड़े आपकी उदाहरण, हाँ। टीम, ये एशिया कप, ये फलाना कप, ये धमाका कप, जिसमें देखिए मेरा बीसीसीआई काम की है ताकत आपको लॉजिक देना जो दूसरा पक्ष दे रहा है। अभी आपने जितने उदाहरण बताए उसमें और एशिया कप पाकिस्तान बॉयकॉट में एक अंतर ये है कि ये ज्यादातर किसी एक टूर्नामेंट के किसी एक देश में होने की वजह से बॉयकॉट हुए। ठीक है, जैसे सोवियत संघ के वजह से उसने इन्वेजन किया अफगानिस्तान का, तो वहां कुछ हुआ, आपने बॉयकॉट कर दिया। यहां आपको यह तय करना है कि मैं एक देश के साथ कैसे रिश्ते रखूं खेल में भी। पाकिस्तान आपके सामने अलग अलग जगहों पर आएगा, तो आपको क्या पहले तो ये तय जी। पाकिस्तान जहां भी जाएगा वहां हम नहीं जाएंगे, ये तय करना है। ये उससे अंतर है कि मैं एक टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा। मुझे केवल ये बताइए, आप पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं? सिर्फ ये बात, ये खेल से मुद्दा नहीं है। पहली बात तो ये तय करने कि हमें पाकिस्तान क्यों खून और पानी की बात कर रहे हैं, क्यों ट्रेड एंड टेरर की बात कर रहे हैं, क्यों दिलजीत दोसांझ की फिल्म को बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों जो वहां से खिलाड़ी वो आते हैं वो सब क्यों नहीं आ रहे हैं, सबको भी भेजिए। फिर क्यों आपने क्यों डिप्लोमेसी को आपने बंद कर दिया है? वो सब कुछ बंद है, लेकिन क्रिकेट हम खेलेंगे, इसका एक भी लॉजिक मुझे। और मैंने बताया आपको कि एशिया कप कब तक नहीं खेलेंगे, कब इसके बाद तक फिर कोई टूर्नामेंट आएगा फिर नहीं, पहले या तो बात करें ना, रिश्ते सुधारते हैं तब होती है ना खेल। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे, इसके बाद अच्छा, मान लीजिए इसको कोई समय। विश्व कप आता है, उसको भी छोड़ दे भारत। मैं ये नहीं, जब तक बात नहीं हो, जब तक सुधार नहीं हो, क्या आप समझ। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, क्या इस मैच से हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। तो फिर क्यों कर रहे हैं? ना, मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूं आपसे, इसके बाद अगर कोई और इससे बड़ा टूर्नामेंट आ जाए, कोई भी टूर्नामेंट हो, देश से ICC बड़ा का कुछ टूर्नामेंट हो तो नहीं खेलना। देश से बड़ा कुछ नहीं। ठीक है समीर जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अभी एससीओ समिट में चाइना गए थे। क्या चाइना के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मोदी ने मुलाकात की? प्रधानमंत्री तो कह सकते थे अगर मिलना होता तो कि भाई ये तो एससीओ समिट है, पाकिस्तान मेंबर है, मेरी आंखें मतलब मुलाकात हो गई, आमने सामने टकरा गए तो मैंने हाथ मिला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शरीफ साहब को वहाँ पे अवॉइड किया ना, तो इसकी क्या मजबूरी है कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो? 140 करोड़ की देश की जनता की जो भावना है उसके साथ सरकार को रहना चाहिए था कि बीसीसीआई के दबाव में रहना था। मतलब यह साफ हो गया कि बीसीसीआई 140 करोड़ लोगों की जो भावना है उस पर बीसीसीआई भारी पड़ गई है। मतलब बीसीसीआई क्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि वो केंद्र सरकार को दबा सकती है, और जो बीसीसीआई तय करेगी केंद्र सरकार को उसको आगे झुकना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि यह 140 करोड़ देश की जो भावना है उसके खिलाफ सरकार का यह निर्णय है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप देशभक्ति की बात करते हो। क्या अगर आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस ही अगर मैच करवा रही होती तो क्या यही रुख भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार के जो नेता है उनका होता? क्या अनुराग ठाकुर का वही रुख होता जो आज हो रहा है? अच्छा, एक बार अनुराग ठाकुर को सुनवा दीजिए, क्योंकि सरकार का पक्ष उन्होंने नहीं रखा है। सुन लीजिए एक बार अनुराग ठाकुर क्या पैनल में है वो भी सुन लीजिएगा। हाँ सर, मैं आ जाऊंगा, एक बार सुनवा देंगे। मैं इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। जी समीर जी, ये सफाई है कि भाई ये टूर्नामेंट तो चलिए, इस पर ज्यादा विवाद क्यों है? क्योंकि आईसीसी पे भी आपका दबदबा है, बीसीसीआई बहुत बड़ी बॉडी है, बीसीसीआई के बगैर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकता कामयाबी के साथ। तो लोग कह रहे हैं जब आपका इतनी ताकत है तो आप पाकिस्तान को बाहर कराते, आप क्यों बाहर हो रहे हो? या आप ये सफाई क्यों दे रहे हो कि हम बाहर हो जाएंगे तो पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा? लेकिन उनका कहना यह है कि भाई ऐसे तो फिर कल को और कोई और बॉडी कराएगी कोई टूर्नामेंट। देखिए सर, अनुराग ठाकुर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो आईपीएल में रह चुके, तो क्रिकेट के वो हिमाचल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अनुराग ठाकुर की तो मजबूरी है बीसीसीआई को सपोर्ट करना। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि देश की भावना किसके साथ है। आज 140 करोड़ की जनता पूरी जब विरोध कर रही है, विपक्ष विरोध कर रहा है,
सब कह रहे कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि अगर आप एक मैच नहीं खेलोगे आपके 2 पॉइंट चले जाएंगे, आप एशिया कप से बाहर हो जाओगे, आपको एशिया कप नहीं मिलेगा, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? आप दुनिया के सारे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जीत चुके हो, आप T20 जीत चुके हो, आप 50 ओवर्स का वनडे इंटरनेशनल जीत चुके हो, आप दुनिया के राजा हो क्रिकेट के। आप अगर एक एशिया कप छोड़ दोगे तो कौन सा आपके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा? दोष बीसीसीआई को क्यों दे रहे हैं? ये सरकार की पॉलिसी है, खेल मंत्रालय ने पॉलिसी दी है। नहीं, दोनों की, बीसीसीआई की भी और सरकार की भी है। सरकार की भी गलती और बीसीसीआई की भी गलती है। बीसीसीआई देश से बड़ा है क्या सर? ठीक है, बीसीसीआई तो देश से जुड़ा हुआ है ना। आप बिल्कुल खिलाफ हैं इस मैच के सर? बिल्कुल बोलना चाह रहे? मैं ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, ये बात ठीक है कि पहलगाम के बाद देश की जो भावनाएं हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ है, होनी भी चाहिए। पहलगाम पर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, 100 से ज़्यादा लोग उनके मार दिए। उन्होंने जब रिटेलिएट किया तो उनको हमने सबक सिखा दिया, हैसियत बता दी और उनकी गर्दन पकड़ ली। उन्होंने माफ़ी मांगी, जो भी किया हमने उनको छोड़ दिया, संघर्ष विराम किया। फिर जो पहलगाम के जो घोषित आतंकवादी थे उनको भी मार दिया ऑपरेशन महादेव के तहत। तो हमने बदला ले लिया। अब एक मल्टीलेटरल और बायलेटरल तो अभी भी सरकार ने नहीं तय किया है। एक मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में अगर एक मैच खेल रही है भारत की टीम, तो उसको लेके इतना मतलब ठीक है, सबका अधिकार है, विरोध करने वाले विरोध करें, समर्थन करने वाले समर्थन करें, जिनको देखना वो देखें, जिनको न देखना वो न देखें। देश के साथ सब हैं, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बना देना मुझे नहीं लगता कि सरकार को हम कटघरे में खड़ा कर करें। हाँ, अगर दोबारा पाकिस्तान कुछ करता है फिर हम सबक सिखा देंगे। कारगिल देखिए, ऑपरेशन पर जो है पहलगाम की तरह कारगिल भी हुआ था। कारगिल हमारे 600-800 जवान मारे गए थे। कारगिल के बाद उन्हीं जनरल मुशर्रफ को आगरा बुलाया गया, जो उसके सूत्रधार थे। आगरा में जो है बाकायदा उनके साथ राष्ट्रपति थे और उनके साथ रेड कारपेट बिछाया गया। और उसके बाद 2003 में पूरी पाकिस्तान टीम भेजी गई भारत की, सौरभ गांगुली के नेतृत्व में गुडविल मिशन के तहत। तो ये सब चीज़ें डिप्लोमेटिकली चलती रहती हैं। पता नहीं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में पड़ रहा हूँ विनोद जी, किसी राष्ट्राध्यक्ष के आने को ये खेल खिलाड़ियों से तुलना कर रहे हैं। मैं तो बड़ा सचमुच आश्चर्य में हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज विनोद जी कह रहे हैं कि सरकार जो निर्णय ले उसके साथ खड़े हो जाएं। क्यों खड़े हो जाएं भाई? और सरकार के साथ निर्णयों का विरोध आप नहीं करते तो है। आज अचानक क्या हो गया कि आप कहेंगे कि नहीं उनके साथ खड़े हो जाएं? सरकार ने ये माहौल खड़ा किया ना। कांग्रेस के समय में तो 93 के धमाके के बाद भी मैच हुआ था, 93 बम ब्लास्ट हुए, मैच हुआ, 2008 के बाद भी मैच हुआ। लेकिन हमने जब एक बार पॉलिसी तय कर दी, इसी सरकार ने तय की ना। अच्छा, आज आपका मन है, आज सुबह उठे कहने नहीं पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं, कल के थोड़ा चाय पीते, ऐसे कैसे चलेगा भाई? और राष्ट्राध्यक्ष के साथ तो किसी वक्त मुलाकात होनी चाहिए। दो देश के साथ हम झगड़ा थोड़ी नहीं चाहते हैं सारी जिंदगी पाकिस्तान से लड़ते रहे, लेकिन वो आतंकवादी जाहिल मुल्क लड़ रहा है। और फिर मैं कहूं 20,000 करोड़ वाला है बीसीसीआई, क्या किया उसने जो शहीदों के परिवार के लिए कोई सहानुभूति दिखाई क्या कहा क्या कि ये पूरा का पूरा पैसा हम दे देंगे उन शहीदों के परिवार के लिए? हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फंडिंग कर रहे हैं। हम उन लोगों को जो भारत के खिलाफ लगातार इंस्टा पर, दूसरे सोशल मीडिया पर, और मैं आपको बताऊं सौरभ जी, आप भी बात नहीं करते हैं। सारे टीवी चैनलों ने बंद कर दिया पाकिस्तानी एनालिस्ट बुलाना जब सरकार ने मना किया तो क्यों? सरकार ने एनालिस्ट को बंद कर दिया। वो पत्रकार है, उनके साथ आप बात नहीं करते। हमको कम से कम 3 बार पाकिस्तानी टीवी चैनलों से फोन आया, मैं नहीं गया वहां। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे भारत सरकार की नीति, हमारे देश की नीति है। ऐसे देश की नीति बदलेगी? ऐसे हम देश में तय करेंगे हम विश्व गुरु हैं। आपके कूटनीतिक संबंध पाकिस्तान के साथ है या नहीं है? होने चाहिए, लेकिन कहां है? ऑफिशियली है या नहीं? कहां है? ऑफिशियली नहीं है। पाकिस्तान की एम्बेसी बंद हो गई भारत में। कर दिया आपने डिप्लोमेसी। नहीं, ऐसा कूटनीतिक संबंध नहीं टूटे हैं, लेकिन उनका स्तर नीचे हुआ है, लेवल नीचे हुआ है। जो हाई कमिश्नर्स थे वो नहीं है और जूनियर लेवल के अधिकारी हैं। संबंध अभी भी नहीं टूटा, एम्बेसी बंद नहीं हुई है, ना यहाँ की बंद हुई ना वहाँ की बंद हुई है। और उस हिसाब से तो अब आप देखिए, मुशर्रफ को हमने दोषी माना कारगिल का, राष्ट्राध्यक्ष अलग बात है। आपने पाकिस्तान पे जो है माना, हम मानते हैं कि सेना और ISI और आतंकवादी एक हैं, और आप कह रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष बुला लिया। राष्ट्राध्यक्ष क्यों बुला लिया भाई आपने कारगिल के बाद? वो भी तो गलत था, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष से बुला लिया। खिलाड़ियों का दोष है जो खेल रहे हैं, वो दोषी हो गए, वो आतंकवादी हो गए। आज की प्रधानमंत्री मोदी की बात आपको उसमें मल्टीलेटरल, क्योंकि सारे ऑपोजिशन के नेताओं की बात सुनी, वो यही कह रहे हैं ना कि आपकी देशभक्ति कहां गई? प्रधानमंत्री तो आज भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज वो असम में है और उन्होंने वहां से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाएं लड़ रही थी और ये हमारी सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे। जो राग पाकिस्तान गा रहा था, जो प्रोपेगेंडा वो करना चाहता था, उसके एजेंट हमारे विपक्ष के नेता बने हुए थे। सुनिए जरा। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना
ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं था। वो कह रहे हैं हमारी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के एजेंडे के साथ हैं। बताएं सर, वो तो आज भी विपक्ष से ही कह रहे हैं कि तुम्हारी देशभक्ति कहां आज गई? सरकार किसके साथ है, किस एजेंडे के साथ है? ये डबल फेस गवर्नमेंट है। मैं बहुत कड़े तौर पे कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद के नाम पर हमेशा चुनाव करना, वोट करना, पॉलिटिक्स करने वाली। और समीर जी ने बहुत अच्छे से कहा कि यदि आज कांग्रेस की सरकार होती तो अनुराग ठाकुर सबसे पहले झंडा लेकर प्रदर्शन करने पहुंच जाते, पाकिस्तान हाई कमीशन घेराव करने पहुंच जाते, समझे। और राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा अनुराग ठाकुर को याद आता, और अनुराग ठाकुर सरकार के प्रवक्ता नहीं है, माफ कीजिए। क्या मानवीय खेल मंत्री कहते, ये बात करते, सरकार बात करती। और अभी ये चर्चा हुई कि भाई ये कर लिया आपने आतंकवादी, तो मतलब खत्म हो गई ना बात, पाकिस्तान के साथ बदला पूरा हो गया। तो फिर चलिए उसको नदी को भी जो संधि है उसको भी चालू कर दीजिए, फिर ट्रेड और टेरर भी को खत्म कर दीजिए, फिर ट्रेड चालू कर लीजिए, फिर डिप्लोमेसी चालू कर लीजिए, फिर बातचीत चालू कर लीजिए। मुशर्रफ की बातचीत, वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार का एक बड़ा फर्क मैं समझाता हूं आपको सर, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। वाजपेयी सरकार थी बातचीत के साथ और चलने वाली, आतंकवाद के वक्त भी बातचीत करने वाली थी। वाजपेयी जी का कहना था कि बातचीत के रास्ते से आतंकवाद को कमजोर किया जा सकता है। मोदी सरकार की नीति है कि आतंकवाद को रोकने के लिए बातचीत एक पनिशमेंट का तरीका है, बातचीत रोक दीजिए, ठीक है, रिश्ता रोक दीजिए। तो ये दोनों ही कंट्रास्ट है। इसलिए मोदी सरकार को वाजपेयी सरकार से जोड़ना एक तो अलग बात है, क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, मजबूरी का नहीं पता मुझे। सरकार को ये मामला बड़ा छोटा लग रहा है। छोटा नहीं है, ये भारी पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ हम जो डील कर रहे हैं वो अलग बात है। फॉलो कर रही है, बहुत भारी पड़ेगा। सरकार को लगता है आपने सैन्य जवाब दे दिया आतंकी हमले का, आपने पानी रोक दिया, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते न्यूनतम स्तर पर चले गए हैं पाकिस्तान को। ये हमारी पाकिस्तान नीति है। ये खेल वेल होना, क्रिकेट खेल लो, हॉकी खेल लो, ये अलग बात है, छोटी बात है सरकार के हिसाब से। समीर जी, ये छोटी बात है। मुझे लगता है कि सरकार अब जिद पे अड़ गई है। सरकार को लग रहा है कि भाई ओवैसी साहब कह रहे हैं लोकसभा के अंदर, कांग्रेस मांग कर रही है, सारा विपक्ष कह रहा है मैच नहीं होना चाहिए, अगर हम आप कदम पीछे खींच लेंगे तो विपक्ष की सफलता मानी जाएगी। विपक्ष कहेगा कि भाई सरकार हमारे मांग पे झुक गई है और सरकार ने मैच कैंसिल कर दिया है। तो सरकार अब जिद पे अड़ गई है कि नहीं, हमारा जो फैसला है वो विपक्ष के कहने से बदल नहीं सकता, हम जो फैसला करते हैं उस पर पुनर्विचार नहीं होता है, हम बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं और हमने अगर फैसला किया है। अब देखिए ये तो अब मैच तो हो रहा है, फैसले बदले हैं भाई। क्या आनंद होता कि भारत सरकार ये तय करती कि पाकिस्तान के साथ एक मैच नहीं खेलेंगे और हमारे खिलाड़ी एशिया कप लेकर आते। ये ताकत दिखाते ना, 2 ही पॉइंट तो होते हैं ना। अब वो आपके हाथ में नहीं है, फिर क्या होगा? टूर्नामेंट को भूल जाइए ना। लेकिन होते तक तो हम बोलेंगे ना। जिन लोगों के बयान आप सर, एक छोटी सी लाइन, जो जिन लोगों के बयान दिखाए, यदि वो सपोर्ट कर रहे होते तब तक आप इनको पाकिस्तान भेज चुके होते। मैं आपसे सहमत हूं। आप मैच देखेंगे? नहीं। आप देखेंगे? किसी हालत में नहीं। आप देखेंगे? तो देखते हैं, हम तो नॉर्मल देखते हैं, वैसे देखेंगे बिना किसी। आप देखेंगे? बिल्कुल नहीं। ये पैनलिस्ट की राय हो गई, मैं नहीं देखूंगा। समीर चौगांवकर जी, लगातार चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं जरा बिहार के लेटेस्ट सर्वे की। बिहार में किसका सियासी सिक्का चलेगा? नीतीश सरकार रहेगी कि जाएगी? क्या राहुल और तेजस्वी की यात्रा का कोई असर बिहार के चुनावों में हुआ? बतौर मुख्यमंत्री बिहार की जनता की पहली पसंद कौन है? प्रधानमंत्री को गाली देने के नाम पर कितने लोगों ने ऐतराज जताया? सारे सवाल आपके मन में भी हैं, तो इनका जवाब एक सर्वे ने दिया। ये सर्वे किया है वोट वाइब ने। तो उस सर्वे पर हम चलते जाएंगे, क्रमवार एक एक सवाल की बात हम करेंगे और उससे एक अंदाजा लगता है कि अब जब चुनाव के अंदर बमुश्किल 1.5 महीने के करीब, 1.5-2 महीना इतना ही रह गया है, 45 दिन को 1.5 महीने के करीब रह गया है, तो बिहार की जनता पर क्या असर पड़ रहा है? राहुल गांधी की यात्रा होगी, बहुत बड़ा कदम था वो, तेजस्वी अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ है बिहार को पूरी तरीके से बिहार के चुनाव पर छाप छोड़ने के लिए। नीतीश कुमार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, उनकी घोषणाओं का कितना असर हो रहा है? सारे सवाल पूछे गए हैं, अच्छा सर्वे है। तो आइए इसकी बात करते हैं। एक एक करके सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जवाब आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहला सवाल सर्वे में पूछा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के संबंध में आप सत्ता विरोधी या समर्थक रुझान के स्तर को किस प्रकार देखते हैं? मतलब प्रो इनकम्बेंसी है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरल शब्दों में। तो इसमें देखिए 48% लोग कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है इस वक्त बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ। 48% लोग कह रहे हैं मजबूत सत्ता विरोधी लहर है। ये बहुत बड़ी बात है।
न्यूट्रल तटस्थ कितने परसेंट हैं? लगभग 20%, 20.6% लोग कहते हैं उनकी कोई राय नहीं है, मतलब वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी नहीं है, नीतीश कुमार के साथ भी नहीं है पूरी तरह। और 27% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मजबूत सत्ता समर्थक लहर है, प्रो इनकम्बेंसी है। तो इसको पार्टियां अपने अपने तरीके से देखेंगी कि भाई 48% साफ कह रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ माहौल है, दूसरी ओर 27% इसके साथ है, 20% की कोई राय नहीं है। 27 और 20 को वो लोग क्लब करना चाहेंगे जो लोग सरकार के आधे आधे कर दो ना न्यूट्रल वालों को, न्यूट्रल वाले भी आधे आधे होने 10,000 कर दो, 10,000 कर दो। तो फिर एंटी इनकम्बेंसी वालों की जो है प्रतिशत Justified तो है है ये। वो लगभग 58-60% के करीब आप मान सकते हैं। तो ये पहला सवाल था जो इस सर्वे के अंदर पूछा गया। तो ये तो नीतीश सरकार के खिलाफ इसमें मूड दिखाई दे रहा है। वह अगला सवाल, अगर वर्तमान विधायक चुनाव लड़ता है तो क्या आप उसको वोट देंगे? यह सवाल हर सर्वे में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसीलिए इस सरकारें पार्टियां जो हैं वो सर्वे कराती हैं अपने भी टिकट बांटने को लेकर के कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा नेता जो है वो ठीक चल सकता है। तो इसमें आप देखिए 31% लोगों ने कहा है कि हाँ हम वोट देंगे और 53.5% कह रहे हैं नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है कि आधे से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा विधायक आज चुनाव लड़ेगा तो हम तो उसको वोट नहीं देंगे। ये सारी पार्टियों पर लागू होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, आप बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सीएम फेस के तौर पर आपकी पसंद कौन है? इंटरेस्टिंग जवाब आए हैं इसके। नंबर 1 पर हैं तेजस्वी यादव, और जितने सर्वे पिछले 6 महीने में बिहार को लेकर हुए हैं हर सर्वे में तेजस्वी यादव नंबर बन रहे हैं। यहां पर 33.5% लोग कहते हैं कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार है 24% अप्रूवल के साथ। ये एक बार कई सर्वे में तीसरे नंबर पर भी चले गए थे, लेकिन इस सर्वे में दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर है प्रशांत किशोर, ये भी एक कांस्टेंट है। प्रशांत किशोर तीसरी या दूसरी पसंद लगातार बिहार के लोगों की बन रहे हैं, सर्वे में ऐसा दिख रहा है। इनको लगभग 14% लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और इसके बाद गिनती में और लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। सम्राट चौधरी लगभग 5%, चिराग पासवान लगभग 8.5%, जीतन राम मांझी के लिए भी पूछा गया है तो आधे % से भी कम है। राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको 1.5% लोग, दीपांकर भट्टाचार्य CPI-ML को वोट काफी मिलता है लेकिन इनको आधा % लोग केवल चाहते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो टॉप 3 हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव नंबर 1 पर लगातार बने हुए हैं और प्रशांत किशोर एक छाप छोड़ रहे हैं बिहार के मतदाता के मन में, यह भी इससे साफ दिखाई देता है। अभी मैंने 3 सवाल बताएं त्रिपाठी जी, किसका माहौल बन रहा है इसमें? नहीं देखिए, ये माहौल क्या बन रहा है, ये सूत्र दे रहा है। ये सूत्र ये बड़ा स्पष्ट तौर पर दे रहा है कि सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। लेकिन आम तौर पर जो अब तक रहा है उसमें न्यूट्रल वोट कभी वो उस तरफ नहीं जाता है जो प्लस वाला होता है, क्योंकि उधर जाना होता तो अपने आप चला जाता है, वो विरोध में। जो एंटी होता है वो बोलता है, वो बोलता है, जिसको लगेगा कि मुझे गुस्सा है तो न्यूट्रल, थोड़ा न्यूट्रल मतलब वो है जो कहता है चलो ठीक है यार सरकार नाराजगी तो है लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। लेकिन आप पहले और दूसरे सवाल को अच्छे से देख लीजिए तो बिहार का चुनाव समझ में आएगा। पहला चुनाव कह रहा है एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है, तो कितना 48%। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि आपके जो विधायक जी लोग हैं कितने को वोट देंगे, तो 54% लोग लगभग कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि अगर 100 में 60 विधायक सत्ताधारी पार्टी बदल देगी तो यह सर्वे पलट जाएगा। जो गुजरात में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में 14-19 में हुआ, जो बिहार में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, वो यहां होता हुआ दिखेगा। और अगर ये हो गया तो फिर जो समीकरण दिख रहा है तेजस्वी उसी 32-33 पर अटके दिख रहे हैं। मतलब अगर एनडीए ने ठीक टिकट बांट दिए तो मूल मुद्दा प्रत्याशी चयन है, ओके, बाकी सब उसके इर्द गिर्द है। और मेरा यह मानना है कि यह सर्वे बहुत हद तक ठीक हाल बता रहा है। गुस्सा तो लोगों का रहेगा ही भाई, 20 साल की सरकार हो गई, कुछ नहीं कहेंगे तो कहें सब अच्छा हो रहा है लेकिन यार यहीं अटके, इससे थोड़ा तो आगे बढ़ते। तो इन 3 सवालों के बिना पर आप कहते हैं कि ये चुनाव प्रत्याशी का चुनाव है, प्रत्याशी का चुनाव है, बहुत कड़ा चुनाव है। ठीक है सर। तीनों सवाल जो है ना, मतलब यही सूत्र के तौर पे ही आप कह सकते हैं कि वो मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल कर रहा है। उसमें पहला आपने देख लिया 48%, और मैं 48% पे ही रहता हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि न्यूट्रल लोग वो होते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है फिर तो बराबर है 47-48%। नहीं लेकिन वो 48% नहीं, लेकिन वो जरूरी नहीं 20% लोग जाए ही, उसको मैं आधे आधे के तौर पे नहीं देखता। तो 48 और 27 में बहुत बड़ा फर्क है, और वो हाई एंटी इनकम्बेंसी है उन पर जो लोग नाराज है। दूसरा जो प्रश्न आपने कहा विधायक वाला, उसमें 54% लोग खिलाफ हैं, तो वो भी हाई एंटी इनकम्बेंसी का मतलब हुआ, क्योंकि सरकार विधायकों से ही बन रही है।
इस सर्वे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई सर्वे में एक और सवाल पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि ये विधायक बदल दे पार्टी, तब भी आप उस पार्टी को वोट देंगे? तो उसमें भी करीब करीब इतने ही लोग मना कर रहे हैं। मतलब वो पार्टी के खिलाफ है, वो पार्टी, इसका मतलब है वो पार्टी के खिलाफ है। फिर तीसरा फैक्टर जो उसमें एड ऑन करता है वो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। 24% पे नीतीश कुमार जी हैं और 33.5% पर तेजस्वी जी है। यदि 34% पे नीतीश जी होते और 23 पे तेजस्वी होते तब भी फर्क होता, क्योंकि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है, उसके लिए हमेशा नंबर ज़्यादा होता है। तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो 24 पर हैं, तो इसका मतलब उनके खिलाफ ज़्यादा नाराजगी। तीनों सवालों से आपका निष्कर्ष है सत्ता विरोधी माहौल है। ओके, ठीक है सर, मैं क्या बदलेगा बाकी बात क्या अलग है। 10 सवाल बता देता हूं। अगला सवाल भी देख लीजिए। वोट डालने का आपका मुख्य आधार क्या होगा? ये सर्वे करने वालों ने बिहार के रिस्पोंडेंट से पूछा, व्हाट विल बी योर मेन वोटिंग कंसिडरेशन? नहीं कह सकते लगभग 8%। वर्क डन बाय नीतीश सरकार द्वारा किए गए काम 20%, उस आधार पर करेंगे वोट। सीएम चेहरा, ऐसा लगभग 15% वोट कहते हैं। पीएम का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, वो 17% लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये महत्वपूर्ण है ये कि स्टेट इलेक्शन में 17% लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को देख करके वोट करेंगे। वो होर्डिंग पर देखा नहीं आपने? जी हाँ, बिल्कुल। इस आप लग गए एनडीए के, मतलब जेडीयू दफ्तर के बाहर भी प्रधानमंत्री के पोस्टर लग गए हैं। लाभार्थियों की जो स्थिति है वो लगभग 1.5%। उम्मीदवार को देखकर वोट करेंगे 7%। पार्टी का सिंबल देखेंगे लगभग 2.3%। डेवलपमेंट इश्यूज, इसको काम के साथ ही जोड़ दें तो 23% के करीब, 23.5%। मतलब लगभग आधी आबादी ये कह रही है, आधे लोग ये कह रहे हैं कि हम काम पर वोट करेंगे, और 15% के करीब कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा देख के करेंगे, और मान लीजिए 17% कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री का चेहरा देख के करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आता हूं अपनी चर्चा पर। इसके बाद पूछा गया सर सवाल, आपके अनुसार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? तीसरा चौथा मिलता जुलता है वैसे, लेकिन फिर भी अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसमें आप देखिए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बताया, मुद्दा बिहार का, 34% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 34% अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मुद्दा 21% से ज्यादा लोग कह रहे हैं एसआईआर या वोट चोरी का मुद्दा। ये कह रहे हैं सर्वे में लोग, 21% लोग, कि ये हमारे लिए एक मुद्दा है। मतलब क्या राहुल गांधी की यात्रा ने माहौल बनाया उनके लिंग के पक्ष में? वो सवाल अलग से किया गया है। इसके अलावा फिर सड़क, बिजली, पानी, करप्शन, प्राइस राइज, तो वो किसी को 5%, किसी को 8% लोगों ने बताया। लेकिन मुख्य दो मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट 34%, एसआईआर या वोट चोरी 21%। सर देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, ये सारे मुद्दे, कि जो पार्टी के आधार पर वोट देने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है। 2.5% के आसपास बता रहे हैं आप, जो सर्वे कह रहा है। यानी पार्टियों से ऊपर उठ करके लोग अब सोच रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा देख करके वोट दें, या प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट दें, या उम्मीदवार को देख के वोट दें, या सरकार के कामकाज पे वोट दें, फैसला। लेकिन जो पार्टी के प्रति जो एक बंधुआ वाली स्थिति थी ना, कि अब पार्टी को देना है, पार्टियां जो टेकन फॉर द ग्रांटेड लेती थी लोगों को, कि हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे जैसा भी खड़ा कर दें, अपराधी को दे दें, भ्रष्ट आदमी को दे दें, अनाचारी को दे दें, किसी को दे दें, वो जीत जाएगा पार्टी के नाम पर। तो वो चीज़ टूट रही है। ये एक बड़ा सकारात्मक संकेत है इस सर्वे के मुताबिक। अगर ये चीज़ टूट रही है तो इसका मतलब ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है कि जो पार्टियों की बंधुआ मजदूरी टूट रही है। पार्टियों की नीतियों के साथ लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पार्टियां जब वोटर को टेकन फॉर द ग्रांटेड लेती हैं, वो गड़बड़ है। दूसरी, ये इसमें क्या एंटी इनकम्बेंसी हावी दिख रही है? एंटी इनकम्बेंसी तो है, दिख रही है। लेकिन दूसरा उसका काउंटर भी है कि प्रधानमंत्री का जो 17.3% है, तो वो भी एक फैक्टर है। अब सवाल ये है कि जो 17.3% प्लस जो प्रो इनकम्बेंसी वाले, क्या वो एक ही है? वही लोग होंगे? ये बात आपको इंटरेस्टिंग लग रही है कि स्टेट के चुनाव में 17% लोग प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए, जब भी कोई देश का लोग, इनकम्बेंसी फैक्टर है ना, नहीं, एंटी इनकम्बेंसी को क्रॉस भी तो कर रहा है। नहीं, क्रॉस कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बता रहा है। नहीं, इसमें एक चीज और भी है। हमेशा जब भी देश का नेता कोई लोकप्रिय प्रधानमंत्री होता है तो उसका वोट होता है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी होता था, अटल जी के जमाने में वोट अलग है, मोदी जी के जमाने में भी है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होगा तो वोट नहीं होगा, नरसिम्हा राव के टाइम में भी वोट नहीं था। एनडीए सरकार लेकिन जो वोट मिलना जब कोई लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री होता है तो उसका वोट स्टेट्स में होता है। सीधी बात कि एनडीए को, बिहार सरकार को जो अपने काम पे वोट मिलता है या नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिलता है, उसमें 17% वोट ऐड प्रधानमंत्री कर रहे हैं। निश्चित, लेकिन वही है, क्या उसमें उस जो नीतीश कुमार का वोटर को नाम पर वोट देने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री का वोटर भी है? तो
+17% नंबर में है या उसमें वो भी शामिल है। ओके, ठीक। समीर जी, आ रहा हूं, 2-3 आपको मैं स्टेटमेंट भी सुनाता हूं। तेजस्वी यादव एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। अभी एक वो कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने कुछ बात की तो इस पर बड़ा सियासी डिस्कशन चल गया। उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि आप सारी 243 सीट है ना सर, हाँ, सारी 243 सीट पर तेजस्वी यादव लड़ रहा है, ये कहा उन्होंने। सारी सीटों पर तेजस्वी यादव लड़ रहा है, ये मान के आप वोट कीजिएगा। तो ये एक तरीका है कहने का कि भाई पूरा गठबंधन इंटैक्ट है, मेरे नाम पर वोट कीजिए। सीधे सीधे उन्होंने अपने नाम पे वोट मांग लिया। मुख्यमंत्री भी मैं ही बनूंगा। वो तो वो कह ही चुके हैं, भले ही कांग्रेस ना इसमें भी इंप्लाइड है। बोले। इस पर फिर मजे ले रहे हैं बीजेपी के नेता। सुनाता हूं आपको तेजस्वी। इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, को आगे ले जाने का काम करेगा। तो बड़ा क्लियर है कि तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। लालू जी तो कह चुके हैं तेजस्वी नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं एक सवाल के जवाब में कि मेरे अलावा कौन विकल्प है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। भले, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही, ना राहुल गांधी ना उनकी पार्टी का कोई भी नेता। एनीवे, तेजस्वी यादव कल से एक अलग यात्रा भी निकालने वाले हैं। आज उन्होंने कहा कि मुझे देखकर वोट दीजिए। अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच खटास पर केंद्र के मंत्री बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह चुटकी ले रहे हैं। क्या करेंगे बेचारे, कांग्रेस का चिरोड़ी किए, खुशामद किए, राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर तक घोषित किया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित किया। तो अब तो अपना रास्ता अलग चुन रहे हैं, अगर अपनी यात्रा अलग कर रहे हैं। ये बताता है कि इंडी गठबंधन केवल स्वार्थों से जुड़ा हुआ है। देखिए, स्थिति तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऑकवर्ड कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। सारी जगह इसकी चर्चा हो रही है कि क्यों कांग्रेस नहीं कहती कि तेजस्वी हमारा चेहरा है। तो तेजस्वी यादव को भी लग रहा है ना बोलो, मैं बोल दूंगा। मैं ही जब बोल रहा हूं, सीधा उन्होंने अपील ही कर दी, तेजस्वी के नाम पर वोट करो। तो बचा क्या कांग्रेस पार्टी के लिए। अब कांग्रेस से कोई पूछे जाकर के कि वो तो कह रहे हैं मेरे नाम पर वोट करो, तो आपका क्या होगा। मतलब कांग्रेस की सीट पर भी तेजस्वी को ही देख के वोट करना है। तो अब देखते हैं कांग्रेस इस पर क्या कहती है। ये एक मुद्दा बीजेपी को मिला हुआ है समीर जी, लेकिन जो सर्वे बता रहा है उस पर भी आपकी राय चाहता हूं। एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी। देखिए, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। पहले जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की बात है, देखिए जब सारे सर्वे में अगर तेजस्वी यादव को नंबर 1 अगर मुख्यमंत्री का मिल रहा है, तो फिर कांग्रेस को भी यह बात स्वीकार करना चाहिए कि भाई तेजस्वी यादव ही हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा है, और जब सत्ता में आएंगे तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब आपके सभी सर्वे में उनको अगर नंबर 1 दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी ये बात स्वीकार करना चाहिए। हालांकि अब तेजस्वी कह चुके हैं इसके अंदर। सर्वे में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है। सर्वे में सबसे बड़ी बात ये निकल कर है कि नीतीश कुमार का जो अभी तक चेहरा था बिहार के अंदर, कि नीतीश है तो बाहर है, नीतीश है तो बिहार में बाहर है, अब वो बिहार के अंदर वो नहीं है। नीतीश अब बिहार के लिए एक लायबिलिटी बन गया। जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर 20-22 सीटें अगर जीत गए, इससे ज्यादा अगर जीत जाते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील रही है, जो 17% कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर, तो जो हुआ है दिल्ली का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के दम पर लड़ा गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पीएम के नाम पर चुनाव लड़ा, या पीएम ने पूरा अपने चुनाव कंधों पर उठाया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधों पर उठाया। मुख्यमंत्री के जो थे वहां पर, जो दावेदार थे वो सब पीछे चले गए थे। प्रधानमंत्री का फेस आगे आया और सरकार बीजेपी की बनी प्रधानमंत्री के नाम पर। तो बिहार में प्रधानमंत्री भी और भारतीय जनता पार्टी ये बात मानकर चल रही है कि भाई नीतीश के नाम पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी 7 बार बिहार होकर आ गए। आप कह रहे हैं कि अगर एनडीए जीतता है तो ये बीजेपी सरकार के लिए वोट होगा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट होगा, बेसिकली बीजेपी के लिए वोट होगा, नीतीश कुमार के लिए वोट नहीं होगा। लेकिन ये पहला चुनाव, लेकिन एक लाइन और जोड़ देता हूं कि बिहार का ये पहला चुनाव है कि जहां पर महागठबंधन और एनडीए के अलावा एक तीसरा विकल्प भी है, जनसुराज के रूप में। अंत में मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब बताऊंगा सर, शॉर्ट में। सर 2-3 सवाल बचे मेरा, बोल लीजिए। मैं खाली देखिए, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लोकप्रियता है और 70.3% लोग कह रहे हैं, लेकिन अकेले मोदी जी के नाम पर भी चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये बीजेपी जानती है। इसीलिए नीतीश को साथ में रखे हुए। नीतीश अभी लायबिलिटी नहीं हुए, नीतीश अभी भी उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि दोनों मिला के ही वो जीत पाएंगे। अब जरा नीतीश कुमार ने जो मुख्य घोषणाएं की हैं उनका असर जान लेते हैं, और ये बड़ी घोषणा हर चुनाव में काम भी करती हैं जो इंकम्बेंट सरकार होती है। जैसे नीतीश कुमार ने भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त की, इसके बारे में लोगों का क्या कहना है। 35% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, 41% लोग कह रहे हैं केवल चुनावी नारा है,
12% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि इससे हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब होगी, आर्थिक दबाव बनेगा प्रदेश के ऊपर। और 8% लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले बिजली व्यवस्था ठीक करो, उसके बाद मुफ्त करो। तो ये वन साइडेड अफेयर नहीं है कि भाई मिफ फ्री मिल रहा है तो सब खुश हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा जवाब दिया है इसका लोगों ने। फिर इसके बाद अगला सवाल देखिए, वो भी घोषणाओं से ही जुड़ा हुआ है। अभी जो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है, जिसमें अपना रोजगार शुरू करने के लिए हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसको एनडीए गेम चेंजर स्कीम बता रहा है। तेजस्वी यादव भी इस पर खूब बोल रहे हैं कि हमारी माई बहन योजना की कॉपी कर ली इन्होंने, तो मतलब वो भी मानते हैं कि इस स्कीम में दम तो है। इस पर देखिए राय, इस पर लगभग 37% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन फिर 45.5% लोग कह रहे हैं चुनावी बात है, मतलब भरोसा नहीं कर रहे हैं ज्यादा। 11% लोग फिर वही कह रहे हैं भाई आर्थिक परिस्थिति हमारी ठीक नहीं है। तो इस यहां पर भी आप देखिए तो कोई हैंड्स डाउन कोई अपील, बहुत पॉजिटिव अपील नहीं है, ऐसी अपील नहीं दिखाई दे रही है। अब आते हैं देखिए कुछ और सियासी सवाल। ये देखें, वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने निकाली, उसको आप कैसा देखते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। ये 46% लोग कह रहे हैं वहां गठबंधन की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लगभग आधे लोग, मतलब 46% कहते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इस यात्रा का, और लगभग 39% लोग कहते हैं कोई असर नहीं होगा इसका। लेकिन यहां भी ज्यादा लोग फेवरेबल बता रहे हैं इस यात्रा का असर। इसके बाद अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द कहे जाने के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? तो यहां देखिए, यहां बटी हुई राय है। 20% लोगों ने कहा एनडीए के कार्यकर्ताओं को भावनात्मक रूप से उत्साह मिलेगा, मतलब इसका फायदा मिलेगा एनडीए को। लगभग 21.5% लोग कह रहे हैं कि मतदाताओं के मतदान निर्णय को प्रभावित करेगा और लाभान्वित भी करेगा। अंतर है लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसको आप जोड़ लीजिए तो लगभग 41.5%। और लगभग 42% लोग ही कह रहे हैं कि कोई चुनावी प्रभाव नहीं है, बराबर ही हो गया, लगभग बराबर है। अब आइए जरा अंत में आखिरी सवाल, 2 सवाल बचे हैं। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए बदलाव से कोई असर पड़ने वाला है इस चुनाव पर? 37% लोगों ने कहा हां और 37% लोगों ने कहा नहीं। मतलब ये न्यूट्रल फैक्टर है लोगों के लिए, इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं मान रहे वो। अंत में अंतरिम सबसे बड़ा सवाल, बिहार चुनाव में आप किसको वोट देंगे? सीधा पूछ लिया गया सर्वे में। महागठबंधन के लिए 36.2% लोग, एनडीए के लिए माफ कीजिएगा, और महागठबंधन के लिए 35.8, बहुत नजदीक, लगभग बराबरी मामला। लेकिन एक मामूली अंतर से एनडीए को यहां पर एक एज दिखाई दे रहा है जब सीधा पूछा गया वोट किसको देंगे। लेकिन अगला कॉलम 8.7% लोग कह रहे हैं हम जन स्वराज को वोट देंगे। 8.5-9% जन स्वराज अगर वोट ले आती है और बाकी दोनों दल जो हैं वो लगभग बराबरी पर हैं, तो क्या कह रहा है बिहार? मतलब नहीं, देखिए ये शुरू में लगा कि सर्वे ठीक दिशा दे रहा है, बाद में लगा बड़ा गड्ढमड्ढ, दिशा खो गया सर्वे। क्योंकि इस सर्वे को या तो सचमुच इस सर्वे में वाले लोग एकदम से उनको नहीं समझ में आता, क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, वो जिस तरह से हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता चल रहा है, ऐसे लोगों के बीच में सर्वे करने गए। फिर जब आप बराबर बराबर इस तरह से बांटते हैं ना, तो कई बार लगता है कि जो पिछले कुछ समय से ओपिनियन पोल और सर्वे एजेंसीज को झटका लगता रहा है, तो उसका भी बड़ा प्रभाव। आप इसको क्रेडिबल नहीं मान रहे? मतलब थोड़ा सा शुरू में मुझे लगा कि बहुत ठीक सर्वे है, क्योंकि बात ठीक दिख रही थी। देखिए वो मुझे मोटी बात है, वो कांटे की टक्कर दोनों गठबंधनों में, और प्लस लगभग 8% वोट जन स्वराज का बता रहा है। 8% जन स्वराज का होगा तो कांटे की टक्कर कहां से होगी? दोनों का बराबर काटेगा वोट, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव है क्या? क्योंकि जब इसे, और अगर दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो गई तो थर्ड प्लेयर एग्जिस्ट करेगा, इसमें मुझे नहीं मानते आप। सर फाइनल राय से छोटे-छोटे में बोलेंगे प्लीज। यदि कांटे की टक्कर है तो थर्ड प्लेयर का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन थर्ड प्लेयर हैं 8.7%, तो इसको कितने हो गए? ये 45% वोट हो गए एनडीए के। मतलब वो सारा नहीं, तो वो तो पांडे जी तो उन्हीं के साथ है ना, नीतीश कुमार जी के साथ। पीके को जितना वोट मिल रहा है वो सब महागठबंधन का वोट है, ये मान रहे हैं आप? महागठबंधन का वोट नहीं है, जितना भी वोट मिलेगा वो जाएगा तो फाइनली तो उनके साथ ही ना, यदि कांटे की टक्कर हो गई तो ये 45% वोट है एनडीए का, सरकार मतलब चुनाव के बाद। पीके इधर ही जाएंगे, जो भी पीके इधर ही जाएंगे। सर फाइनल कमेंट। सर अगर 2020 का देखें तो 34.34% बराबर एनडीए को, और उसको इतना महागठबंधन को भी उतना ही वोट मिला था। मुझे लगता है इस बार जो जन स्वराज फाइनल वोट वाला ग्राफिक लगा लीजिए स्क्रीन पर। मुझे लग रहा है कि जन स्वराज इस बार 10 से 12% का वोट बैंक लेकर जाएगा। 8% सर्वे में बता रहा है, 10 से 12% का वोट बैंक जन स्वराज का रहेगा। आपके हिसाब से ठीक है सर्वे? ये फाइनल जो सवाल, हाँ मुझे लगता है ये ठीक। और इस बार बेसिकली तीनों लोगों में होने वाला, जो पहले निर्दलीय लोग और छोटे दल लेके जाते थे, महागठबंधन और एनडीए लगभग बराबरी, बस वो 34-35% पे टिकने। आप सहमत हैं सर? आप? नहीं, कमोवेश में सर्वे ठीक लग रहा है।
बस ये 12.8% अन्य कौन से हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जन स्वराज को आपने अलग कर दिया। इंडिपेंडेंट का भी वोट होता है। इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि ज्यादातर पार्टियां तो या तो इधर है या उधर है। एक एमआईएम को छोड़ करके बिहार की ज्यादातर पार्टियां एक जन स्वराज को आपने ले ही लिया। तो नहीं, मुझे इस सवाल का जो त्रिपाठी जी ने सवाल उठाया, त्रिपाठी की अगर दोनों गठबंधनों के बीच टक्कर है बराबर की, लगभग बराबर वोट है, तो थर्ड प्लेयर नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं, थर्ड प्लेयर को बहुत अंतर है भाई। थर्ड प्लेयर को 20% तो थोड़ी है, 10 से नीचे है थर्ड प्लेयर। पिछली बार चिराग पासवान को 4-5% वोट मिल गए थे, पिछली बार भी बराबर 5.5% मिल गए थे, तब भी बराबर था। 2020 में टक्कर था, 5% वोट उनको 5.5% मिल गए। पिछली बार इस चुनाव में, इस सर्वे में ये अंतर है, वोट दोनों का बराबर दिख रहा है, एक थर्ड प्लेयर की एंट्री है। जन स्वराज के लिए उसमें जो 2 क्वेश्चन हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बेरोजगारी वाला भी क्वेश्चन उसको सपोर्ट करता है। और वो आप भी सहमत हैं सर्वे से? आप भी सहमत हैं? आप भी सहमत हैं? आप नहीं है सहमत? मैं फिर से याद दिलाता हूं, जब कांटे का मुकाबला होता है तो क्या होता है, चिराग पासवान कुछ सीटों पर खेल करते हैं लेकिन 5% के नीचे रह जाते हैं। 10% के आसपास कोई थर्ड प्लेयर होगा तो दूसरी तरफ चुनाव दिखेगा, जो अभी नहीं दिखा। आप कह रहे हैं 5% अधिकतम रहेंगे? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल। ये सर्वे की बात थी। अब देखिए धीरे धीरे और भी सर्वे होंगे और फिर फाइनल नतीजा तो आ ही जाएगा 2 महीने के बाद। दुनिया भर में और भारत के उसमें इंक्लूडेड है, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक मुहिम कह लीजिए, एक माहौल कह लीजिए, बन रहा है और बनाया भी जा रहा है बड़ी जोरदार तरीके से। आज प्रधानमंत्री ने भी इसकी बात की है असम से, वो मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले आपको तस्वीरें में लंदन की दिखा रहा हूं। यूके यानी ब्रिटेन में एंटी इमिग्रेशन मार्च निकाला गया और अपने किस्म का पहला और सबसे बड़ा ऐसा मार्च जो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ था। सेंट्रल लंदन में कल यानी शनिवार को 1 लाख से ज्यादा, दावा तो 3 लाख का भी किया जा रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है वो 1,10,000 या मैक्सिमम 1.25 लाख तक लोग वहां पर आए और इन लोगों ने पूरा विरोध प्रदर्शन किया और इसको नाम दिया गया था यूनाइट द किंगडम। यूके को बोलते ही हैं यूनाइटेड किंगडम, तो इन्होंने नाम दिया था यूनाइट द किंगडम। और मुख्य मुद्दा था एंटी इमिग्रेशन का, और इसको जो लीड कर रहे थे, जिन्होंने ये कॉल दिया था इस प्रदर्शन का, वो खुद एंटी इमिग्रेंट्स का सबसे बड़ा चेहरा है पूरे पश्चिम में। उनका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। अभी टॉमी रॉबिन्सन कौन है? ये टॉमी रॉबिन्सन खास तौर पर जो मुस्लिम देशों से जो वहां पर लोग गए हैं अवैध तरीके से या वैध तरीके से, ये उनके खिलाफ हैं मुख्य तौर पर। इनकी जो मुहिम है वो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर से कोई वहां ना आए। इनकी मुख्य बात इनकी ये है कि खासकर मुस्लिम देशों से, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहां से जो लोग आते हैं वो हमारे कल्चर को नहीं मानते और सबसे बड़ा इल्जाम वो हमारी बेटियों पर, बच्चियों पर बुरी निगाह रखते हैं। आपने कई बार सुना होगा ग्रूमिंग गैंग चलते हैं लंदन में, उसकी बाकायदा जांच भी हुई थी। उसमें लगभग सभी आरोप जो हैं वो पाकिस्तान या किसी केस में अफगानिस्तान, वहाँ से वहाँ गए हुए लोगों के ऊपर हैं। छोटी उम्र की स्कूल गोइंग बच्चियों को बहला फुसलाना, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, ये आरोप लगते रहे हैं। आप भी अक्सर उसकी चर्चा देखते होंगे। इन सारे विषयों को लेकर के ये एक मार्च निकाला गया और इसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है। बड़ी बात, इस प्रदर्शन में टेस्ला के मालिक, एक्स के मालिक एलन मस्क, वो एक वीडियो स्क्रीन के जरिए वो भी इसके अंदर शामिल हुए। दरअसल एलन मस्क ने ही टॉमी रॉबिन्सन को पिछले करीब 1 साल से इनकी मेन स्ट्रीमिंग की है, वरना ये व्यक्ति जो है अपने ही देश में बड़ा घिरा रहता था। कई बार इनको जेल भी हो चुकी है, ये भी अपने मुद्दे से हटते नहीं, किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इनको हमेशा माना गया कि ये फार राइट का आदमी है। कभी मेन स्ट्रीम में जगह नहीं मिली थी टॉमी रॉबिन्सन को, लेकिन जब से इनको साथ मिला है एलन मस्क का, तो इनकी प्रोफाइल भी बढ़ गई। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन थे, एक्स पर भी बैन थे जब वो ट्विटर हुआ करता था, तो इनका अकाउंट भी बहाल किया एलन मस्क ने, और फिर कल इनकी रैली में भी वो शामिल हुए। इस प्रदर्शन का मकसद ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज उठाना था और इन्होंने मांग की कि अवैध प्रवासियों को देश से तुरंत बाहर किया जाए। इस साल 28,000 से ज्यादा प्रवासी इंग्लिश चैनल के रास्ते नावों से, बोट्स के जरिए ब्रिटेन में पहुंच रहे हैं। ये यूरोप की बहुत बड़ी समस्या है कि अफ्रीकी देशों से या खाड़ी देशों से लोग जाते हैं बाय सी, नाव में चल के, और उनके वो बने हुए हैं, गैंग्स बने हुए हैं जो उनको क्रॉस करा देते हैं जी, और वो फिर यूरोप के अलग अलग देशों में चले जाते हैं। तो कई यूरोप के देशों ने बाढ़ भी लगाई, जैसे हमने फेंसिंग की हुई है बांग्लादेश या पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहाँ कल्चर ही नहीं था, कभी सोच ही नहीं थी, लेकिन अब कई देशों को ये करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स आए नाव के जरिए, बीच पर आए। वो तस्वीरें कभी बड़ी विचित्र तस्वीरें होती हैं वहाँ पर। लोग जो हैं जैसे लंदन किसी यूके के किसी समंदर के शहर में लोग अपना तफरी कर रहे हैं और अचानक से एक बोट आती है, उसमें से कई सारे लोग उतरते हैं और भागते हुए अंदर चले जाते हैं।
अब आप गायब हो गए देश के अंदर जाकर के। ये मुद्दे उठाए गए कल की इस रैली के अंदर जोर शोर से। तो तस्वीरें एक बार अगर हमारे पास दूसरे और भी शॉट्स हों, एरियल तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं कि कितना लंबा चौड़ा ये प्रोटेस्ट था। इनके साथ साथ इसी दिन इस प्रोटेस्ट के जवाब में एक प्रो इमिग्रेंट प्रोटेस्ट भी हुआ कल ही, और दोनों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए तकरीबन 1000 पुलिस वालों को बीच में लगाया गया दीवार की तरीके से कि आपस में भिड़ ना जाएं। लेकिन कई जगह भिड़ंत हो भी गई। लेकिन जो साफ अंतर दिखाई दिया वो था, यहां तादाद 1 लाख के ऊपर थी जो लोग अवैध घुसपैठियों के खिलाफ थे, और जो लोग उन्होंने नाम दिया था एंटी फासिस्ट या प्रो इमिग्रेशन जो लोग थे वो तकरीबन 5000 ही थे। तो इतना अंतर है। तो क्या ये पश्चिमी देशों का मूड बता रहा है कि मेजॉरिटी बहुतायत लोग जो हैं अब अवैध घुसपैठ से आजिज आ चुके हैं, वो चाहते हैं घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो ट्रंप कर रहे हैं अपने देश के अंदर, वहां भी उसको समर्थन दिखाई देता है। क्या यूरोप में ऐसा समर्थन घुसपैठियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर मिल रहा है? क्या सोचते हैं सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये विकसित देश हैं यूरोप के, इनकी अर्थव्यवस्था, यहाँ सोशल सिक्योरिटी नेट बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे में तमाम सारे उन देशों के ऑडियो भी बढ़ा सकते हैं, उन देशों के लोग जिन देशों में क्राइसिस है, कई वार जोन्स हैं, कहीं अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। जैसे मिडिल ईस्ट में आप देखिए बहुत सारे देशों में तो पिछले दशकों से लड़ाई की स्थिति चल रही है। इधर आप सर्बिया वगैरह में देखिए, वहाँ तो वहाँ से इन सब इलाकों से ज़्यादातर माइग्रेशन यूरोप की तरफ हो रहा है, और ये स्वाभाविक मतलब जियो पोलिटिकल डेमोग्राफिकल कंपल्शन है कि जहाँ संसाधन होते हैं उधर ही माइग्रेंट होता है। भारत में क्यों हो रहा है भाई? भारत से लोग नेपाल, लेकिन सर ये नया फिनोमिना है, इतनी तादाद में पहले नहीं होता था। नहीं, तो होता इसलिए नहीं था पहले कि अब जैसे जैसे वो माइग्रेंट्स, ये अवैध प्रवासी, अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं, तो वैसे वहाँ के संसाधनों पर दिक्कत हो रही है, वहाँ बस्तियाँ बन रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तमाम सारी सामाजिक और कानूनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो लोगों में गुस्सा भी आ रहा है। पहले तो लोग लेते थे भाई चलो यार, ये चूंकि यूरोप में एक मानवीय दृष्टिकोण बढ़ा रहा है कि भाई आने दो, अगर बसने दो, लिबरल्स के हाथ में रहा शुरू से। फ्रांस वगैरह में सब जगह आप देखिए तो वो लिबरल्स की वजह से वहाँ लोग आते गए, बसते गए। लेकिन अब डेमोग्राफिक जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह बदलाव हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये तो ज्यादा हो गया। अब ये उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है। इसमें सर स्पेसिफिकली जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ ये गुस्सा ज्यादा है यूरोप के अंदर, खास इंग्लैंड के अंदर खास तौर पर, क्योंकि उसमें वो ग्रूमिंग गैंग वाली कंट्रोवर्सी भी साथ में चल रही है। फिर कई ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है इमिग्रेंट्स हो गए अलग मुस्लिम देशों से आए हुए लोग, और फिर वहाँ पर वो गिटवाइजेशन हो जाता है। फिर वो जो आम नागरिक हैं जैसे लंदन में, वो कई इलाकों में नहीं जाना पसंद करता, तादाद लोग भी नहीं पसंद करते कि यहाँ पर वो लोग, तादाद भी उनकी ज़्यादा है। वो चाहते हैं ऐसे कपड़े पहने खास तरीके के लोग जब वहाँ से गुजरे। में मुस्लिम जो हैं विभिन्न देशों से, उनकी तादाद भी ज़्यादा है, ज़्यादातर वही है सर। जी, ये क्या बता रहा है ये मूड के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि ये जब नाक के ऊपर पानी जाने लगा तो उन देशों को समझ में आया जो आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देकर रखते हैं और कहते हैं कि हम प्रत्यर्पण भी नहीं करेंगे। भारत के कई वांछित आतंकवादी लंदन में और कई अभी भी अमेरिका से यही सब काम करते हैं। अब उनको प्रवासी वाला मामला समझ में आ रहा है कि अवैध प्रवासी होना होता क्या है। दुनिया के सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहीं लंदन में होगा, कहीं हांगकांग में होगा या कहीं यूएस में होगा, यही इन्हीं जगहों से सब ऑपरेट करते। तस्वीरें देखिए, और ये दुनिया में हर जगह ह्यूमन राइट्स के नाम पर ऐसे अवैध प्रवासी, ऐसे किसी सोसाइटी का जो एथनिसिटी है, उसका जो कल्चर है, उसको डिस्टर्ब करने वाले लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अब लंदन को ये सब झेलना पड़ा है। लेस्टर में जो दंगा हुआ था वो सबको याद है। अलग अलग शहरों में अब दंगे होने लगे। सवाल यहां यह है कि क्यों दुनिया भर के किसी भी देश को उसको अपनी संप्रभुता बचाने के लिए अपनी पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, क्या किसी देश की विरासत, किसी देश की संस्कृति, वो कोई भी देश हो सकता है। हमारे देश में जैसे तमाशा होता है ना, रोहिंग्या भाग क्या है तो भाई क्यों नहीं जा रहे, बांग्लादेशी भाग क्या है तो कहीं और क्यों नहीं जा रहे, मुस्लिम देशों में ही क्यों नहीं जा रहे, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि दुनिया को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। भारत जैसे देश में एनआरसी लागू करने का तुरंत, ये बहुत जिसको कहते हैं ना कि हाई टाइम है, हम बहुत ये जो लेफ्ट के लोग या जो लोग इनके पक्ष में हैं इमिग्रेशन के, वो विरोध करने वालों को फासिस्ट कहते हैं, फांसीवादी हैं ये। नहीं, ये तो कमाल की बात है कि हमारी जान पे बनाए, हमारे घर परिवार की इज्जत न रह जाए, हमारी संपत्ति कब्जा कर लें, हम रहने नहीं पाएं, हम खाने नहीं पाएं, हम चलने नहीं पाएं, और अगर हम बोलें कि भाई हमें रहने दो हमारी तरह से, तो आप कह दो कि हम फासिस्ट हैं।
दरअसल दुनिया भर में जो लिबरल और कम्युनिस्ट, मेरा ये पूर्वाग्रह था, लेकिन अब ये पूर्वाग्रह पूरी तरह से पक्का होता जा रहा है, ये दरअसल है ही नहीं, ये कट्टर हैं, असली फासिस्ट यही हैं जो किसी भी चीज को सिर्फ जड़ता में देखते हैं, विषय के लिहाज से देखना नहीं सीखते। तो ये लाख भर जो लोग थे, इनकी मांग जायज है कि अवैध घुसपैठिए बाहर। अगर मांग नहीं होती तो वहां कोई क्यों निकलता? मैं आपको उस समाज आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा अभी सुना रहा हूं एक बार, लेकिन यूरोप में खास तौर पर एक थ्योरी बहुत चल रही है और इस थ्योरी को बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स भी देते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं। उनका कहना है कि एक रिप्लेसमेंट थ्योरी काम कर रही है। अभी रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या है? कुछ लोगों का यह दावा है कि ये एक तरीके का मुहिम है ये इन इमिग्रेंट्स की, कि यूरोप में से जो वाइट्स की आबादी है उसको रिप्लेस खत्म करो उसको। असल लड़ाई डेमोग्राफी की है। कई लोग कहते भी हैं कि डेमोग्राफी इज किंग, जिसकी संख्या ज्यादा उसी के पास सब कुछ है। ये डेमोग्राफी की लड़ाई है। ये मुस्लिम देशों से खास करके लोग जो वहां आना चाह रहे हैं वो धीरे धीरे अपनी तादाद बढ़ाएंगे और वाइट्स जो वाइट रेस है उसको वो माइनॉरिटी बना देंगे, ऐसा आरोप वहां पर कई लोग लगाते हैं। सर, सारी लड़ाई वही चल रही है ना, हिंदुस्तान में भी और दुनिया भर के देशों में भी, यूरोप में, और अभी आपने फ्रांस का जिक्र किया, भी फ्रांस में भी केवल यही सारा बड़ा हुआ था। वो सारी की सारी रैली फ्रांस, बेल्जियम सब जगह, जर्मनी भी है, जर्मनी में है, तो वो सब जगह पर वो हो रहा है। स्पेन। और वो डेमोग्राफी पर क्यों आता है, इसको ये समझने कि भाई पिछले 50 साल से ये चल रहा होगा, चल रहा है ना, तब इतना विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन जब पूरी सोसाइटी के एक डेमोग्राफी चेंज होने लगे और उसका असर उनकी जिंदगी पर जो वहां रह रहे हैं उन पर पड़ने लगता है, तब वो विरोध होता है। हालांकि आबादी में बहुत ज्यादा नहीं है, आबादी में आबादी लेकिन यूके की 6% है, तो वो वहाँ पर उस तरह से नहीं है। लेकिन लंदन में 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ है। एक और कॉमन बात है, मैं देख रहा हूँ कि फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में, सब जगह ये जो सारी थॉट है वो राइट विंगर्स है, सब राइट विंगर्स है। मतलब तो अब आप उनको कह लें कि भाई लेफ्ट और लिबरल्स को फासिस्ट कह लें या जो भी कह, लेकिन एक राइट विंगर्स का एक सोच है कि भाई इस तरह से उनको अपनी संस्कृति, कल्चर, उसका डर लगता है, वो वाजिब है, वो असर्ट कर रहे हैं, तो उससे झगड़ा शुरू हुआ है। पहले वो असर्ट नहीं कर रहे थे, अब वो असर्ट कर रहे हैं। ये सोच जायज है इनकी कि भाई अब ये हमारी संस्कृति पर बनाई है। हाँ, तो वो इस लेवल पर पहुंच गए ना, तो तभी जायज हुई ना वो। मैं पूछ रहा हूं, आपको लगता है ऐसे हालात हैं? ऐसे हालात है। लेकिन मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ कि मैं स्पेन में, इजिप्ट में वहाँ था, तो इसका और दूसरा असर क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जो मजदूर वाले जो लोग हैं, बंधुआ मतलब जो लोग होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जो कंपनियाँ हैं वो जो लोग लेके जा रहे हैं उनको, वो उनके ये वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सब हटा देते हैं। अब उन लोगों को भी वो उसी भीड़ में शामिल कर लेते हैं। कोलैटरल डैमेज, ये अमेरिका में भी होता है, ये बहुत जगह है, क्योंकि मैंने देखा कि वो बहुत परेशान होते रहते हैं, एम्बेसीज में कोई उनको सुनने वाला नहीं। उसकी वजह ये है कि इंडियंस को, और ये भी एक मुहिम चल रही है और मुझे लगता है इसका हम सबको साथ भी देना चाहिए। वो कहते हैं खासतौर पर इंडियंस जो हैं उनको उनकी क्लबिंग एशियन के तौर पे कर दी जाती है। लंदन में आप लंदन ये एशियन है, एशियाई मूल के, लंदन में जाएंगे तो वहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नहीं, हाँ, भारतीय मूल के लोग जो हैं उन्होंने कहना शुरू किया है कि हमारी गिनती आप एशियंस में मत कीजिए, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हमको अलग मानिए, क्योंकि उनका व्यवहार भी अलग है बाकी से। एक और इंटरेस्टिंग बात है, यदि आप लंदन गए हों, मतलब लंदन में क्या होता है कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं, यूएस में भी है, कि वो सारे रेस्टोरेंट्स के नाम इंडियन है। ताजमहल होगा, दिल्ली ओल्ड ये होगा, मुंबई होटल, कुछ भी मुंबई होटल, और वो सारे के सारे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, ज्यादातर होटल पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, नाम उसके इंडियन होते हैं। सर, मैं जरा मोदी जी की बात सुना दूं, तो क्योंकि ये मुद्दा हमारे यहाँ भी चल ही रहा है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज असम में घुसपैठियों के मुद्दे पर क्या बोला? साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों, संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे।
और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब मोदी जी कह रहे हैं मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है बॉर्डर के इलाकों में और ये सच्चाई है और इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत में जो बात कही जा रही है और लंदन में जो तस्वीरें दिख रही हैं, एक ही प्रॉब्लम है ये? निश्चित रूप से। और लंदन के अंदर तो 16% आबादी अब जो है वो अवैध प्रवासी घुसपैठियों लोगों की हो चुकी है। इतना बड़ा संकट लंदन में खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आसाम में कहा है, वही प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में कहा था, वही प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार गए थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और आसाम तो घुसपैठियों का सबसे बड़ा एक मुझे लगता है कि देखना चाहिए कि आसाम में किस तरीके से घुसपैठ हुए। और जो हेमंत विश्व शर्मा लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से अवैध लोग बांग्लादेशी घुसकर आसाम का डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और अब सर के ऊपर से पानी निकल चुका है आसाम के अंदर, बंगाल भी उस दिशा में चला गया है। लेकिन ममता बनर्जी तो उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी कहती है कि अब भाई जो घुसपैठी आएंगे आप उनको बांग्लादेशी बता देते हो, हमारे बंगाल के लोगों को आप घुसपैठिए बता रहे हो। और ममता बनर्जी ने भी उनके समर्थन में रैली निकाली थी कि भाई हमारे लोगों को आप घुसपैठी बना रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि देश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एक वर्ग है जो किसी भी हालत में घुसपैठी को इस देश के साधन और संसाधन पर कब्जा न करने देने के लिए प्रतिबद्ध है। और वही एक वर्ग भी है जो घुसपैठियों को इस देश का नागरिक बनाकर अपना वोट बैंक बनाने के तैयार खड़े हुए। यह स्थिति वैसी है जैसे 1 लाख लोगों ने लंदन में घुसपैठी के खिलाफ रैली की और 5000 लोगों ने घुसपैठियों के समर्थन में रैली की। तो ममता बनर्जी ने भी अंतर दिख रहा है, वो अंतर दिख रहा है। भारत में भी यही अनुपात है। बिल्कुल यही अनुपात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर आप लोगों को फाइनल कमेंट होते नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं सर अगली खबर पर। ये प्रतिबद्धता एक्शन में भी आ जाए तो अच्छा रहे ना। कुछ करेंगे वो तो कह रहे हैं, मैं एनआरसी करेंगे असम में। अच्छा, अब 11 साल तो हो गए हैं दोनों जगह, असम में भी और दिल्ली में भी। चुनाव आ रहा है। अच्छा, अब आजकल घुसपैठी असम में है। अभी तो यही बिहार में मुद्दा असम में ही बन रहा है, मुद्दा असम में ही बन रहा है, ये बात सच है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ट्रंप ने अब क्या कहा है। ट्रंप, अब मुझे लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब फंस गए हैं। अब ये उनके लास्ट जो उन्होंने ट्वीट किया है उसको लेकर के, रूस यूक्रेन वॉर को लेकर के, उससे ऐसा ही लग रहा है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। दावे बड़े बड़े किए थे, आऊंगा आते युद्ध रुकवा दूंगा मैं, युद्ध नहीं रुकवा पा रहे वो। ना इनकी बात पुतिन मान रहे हैं, ना जेलेंस्की मान रहे हैं। और वो ये खुल के कह रहे हैं कि जब मैं पुतिन को मना लेता हूं तो जेलेंस्की नहीं मानता, जब जेलेंस्की को मना लेता हूं तो पुतिन मना कर देता है युद्ध रोकने से। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं। फिर उन्होंने कहा भारत को बताया बलि का बकरा, भारत पर टैरिफ लगाओ, ये रूस से तेल खरीदता है। लोगों ने पूछा चीन से क्यों नहीं खरीदोगे, बोले चीन से हमारा अलग मामला है। अब पहली बार इन्होंने ये कहा है और यूरोप के देशों को एक खुली चिट्ठी लिखी है इन्होंने, और मतलब और उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। उस पर इन्होंने ये कहा कि तुम पहले तेल खरीदना, गैस खरीदना बंद करो रूस से, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मिलकर कोई और कदम उठाऊंगा। तुम अगर चीन पर 50%, 100% टैरिफ लगाने को तैयार हो तो करो, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब इन्होंने जो है घंटी बांध दी है यूरोप के गले में कि तुम पहले करो, युद्ध तुम्हारा है, मेरा नहीं है, दिस इज योर वॉर, जेलेंस्कीज वॉर उन्होंने लिखा। ये जेलेंस्की की लड़ाई है, यूरोप की लड़ाई है। नेटो पूरी तरीके से अभी भी रूस के खिलाफ काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नेटो खुल के आए और फिर वो इस बार चाइना का नाम लिया है, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाओ और अपना तेल खरीदना ये सब बंद करो। मजे की बात, ये खुद ये बहुत कुछ खरीदते हैं, खुद ने सैंक्शन नहीं, हाँ, ये चाइना के साथ भी खूब व्यापार कर रहे हैं और रूस के साथ भी व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप उस पर नहीं बोला, लेकिन अब ये इन्होंने दबाव बनाना यूरोप पर शुरू कर दिया है। हमें समझना ये है कि इस दबाव में कहीं क्या हम भी पिसने वाले हैं क्या, ये समझना है। विजय जी, हम अपनी नीति से चल रहे हैं। आप सोचिए यूरोप के रास्ते छोड़िए, जब वो सीधे हम पर टैरिफ पर आ गए हैं, उसका भी हम एक अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो तो हर दिन बदलते हैं, उन पर तो कुछ मेरे ख्याल से थोड़े दिन आप है ना। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या ये भारत के ऊपर और टैरिफ लगाने का माहौल बना रहे हैं? अभी इन्होंने G7 देशों से भी कही थी बात। वो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि भाई 100% ही लगा दे, यूरोप जो है पूरा टैरिफ जो है भारत पर और उस पर लगाए, चाइना पे लगाए। लेकिन वो दोनों तरह से बात करते हैं। फिर कल सुबह फिर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री टैरिफ मैन एंड माई फ्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि उनको करने दीजिए और हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के साथ लड़े। और जब हम अमेरिका के साथ लड़ सकते हैं टैरिफ पर, तो यूरोप से लड़ने में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। त्रिपाठी जी, कोई हमारे लिए नई चुनौती आ रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई नई चुनौती है। हमें तो ये बात करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, क्योंकि अब जिस तरफ ये जा रहे हैं, अगर पूरी पोस्ट में भारत का कहीं नाम तक नहीं लिखा है तो एक तरह से ये 2016 to 2020 वाले ट्रंप है जो चाइना से लड़ रहे थे। अगर वो चाइना की तरफ लोग जो है फिर भरोसा करने लगेंगे। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो पलट जाएंगे तो हम वही बात करेंगे ना। हम ये तो नहीं कर सकते कि मन उनका क्या है, मन में कोई हंस रहा है तो कैसे जानेंगे। जब सामने हंसेंगे तो उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल वो
चाइना के खिलाफ अपनी बंदूक तानते दिख रहे हैं। और अगर रणनीतिक तौर पर इस भाषा को समझें तो जो पिछले दिनों में सर्जेई गोर, जो पिछले दिनों में मार्को रूबियो और खुद ट्रंप ने बोला है, उसका ही परिणाम दिखता है। तो मुझे लगता है कि उस तरफ जा रहे हैं, और अगर उस तरफ जा रहे हैं तो डाइल्यूट होता हुआ भारत तेल ना खरीदे, ये तो सभी लोग अभी भी कह रहे हैं ना। लेकिन नहीं कहेंगे तो, अब कहना थोड़ी ना बंद करेंगे हम। ये तो वही बात होती है कि दोस्ती कर लेते हैं, टैरिफ हटेगा हमसे, हमारे ऊपर से टैरिफ हटेगा। मुझे लगता है कि ऐसा हो जाए, हटेगा। सर मुझे लगता है कि अगर रत्ती भर भी ट्रंप साहब का मन भारत के प्रति बदला होता तो 25% की जो पेनल्टी कम से कम वो तो विड्रॉ कर ही देते इमीडिएट, कि चलो आज मैं 25% विड्रॉ कर लेता हूं, बाकी 25% का जब ट्रेड अपने डील फाइनल होगी तब डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूं। वो उनको लग रहा है ट्रंप कुछ सॉफ्ट हुए हैं भारत के प्रति। नहीं, शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए ना। आप ट्वीट करते रहो लेकिन आप 25% का टैरिफ भारत पे लगाते रहो, भारत के व्यवसायियों को परेशान करते रहो, आप अमेरिका की जनता को परेशान करते रहो। वो ट्रेड डील 6 बैठक होने के बाद भी फाइनल नहीं हो पा रही है। ठीक है, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि नवंबर तक हो जाएगी, ट्रंप भी कह रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन कहीं तो गतिरोध है ना। भरोसा अभी भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई बहुत भरोसा है। सर एक अंतिम खबर बता दूं यूरोप से जुड़ी, फिर आपका कमेंट लेता हूं। आपको याद होगा कि पोलैंड के ऊपर रूस के कुछ ड्रोन आ गए थे, और पोलैंड नेटो का मेंबर है, वहां नेटो ने सब एयर डिफेंस वगैरह लगा रखा है, तो उन्होंने शूट डाउन कर दिए। उसके बाद मामला बहुत बढ़ गया, क्योंकि ये पहला मामला था पिछले 3 साल में जब से रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है कि नेटो के सेनाओं ने कोई जवाब दिया हो। अब उसके बाद ट्रंप ने कहा भाई गलती से आ गया होगा पोलैंड में। रूस ने भी ये कहा कि हम टारगेट पोलैंड को नहीं कर रहे थे, हमारे ड्रोन्स गलती से वहां चले गए। पोलैंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको लगता है कि रूस देर सवेर हम पर भी हमला करेगा। तो अब ये लड़ाई एक कहीं जो जिसकी सारी कोशिशें हो रही हैं, ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवाना चाहता हूं, मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं, ये कोई नया मोर्चा तो नहीं खुल जाएगा सर? नहीं, नया मोर्चा मुझे नहीं लगता रूस खोलेगा अभी। यूक्रेन को लेकर के जिस तरह रूस खुद फंसा हुआ है, रूस भी तो फंसा हुआ है 3 साल से। उन्होंने सोचा था कि हम 30 दिन में निपटा देंगे मामला, लेकिन वो 3 साल में अभी तक नहीं निपटा। तो नया पोलैंड, और पोलैंड तो सीधे नेटो का मेंबर है, यूक्रेन मेंबर नहीं था, इसीलिए तो गंभीर मामला है। यूक्रेन तो बन रहा था मेंबर, इस पर झगड़ा हुआ। अगर पोलैंड पे हमले का मतलब नाटो का हमला, तो सीधे सीधे नाटो सामने आ जाएगा। नाटो हालांकि अभी भी यूक्रेन के साथ है, लेकिन फिर डायरेक्ट फाइट हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता रूस इस तरह की कोई गलती करेगा। एक बात जरूर है कि पोलैंड इतिहास से आप देखिए हमेशा जर्मनी और रूस के बीच में एक सैंडविच कंट्री रहा है। हिटलर ने भी पोलैंड पे कब्जा किया था, उसके बाद सबसे पहले पोलैंड पे किया था। उसके बाद फिर रूस से युद्ध हुआ, और रूस की भी जब ये सोवियत संघ का जमाना था तो पोलैंड बिल्कुल रूस का एक तरह से कॉलोनी जैसा देश था, पूरा कॉलोनी था। तो ये एक नया महाज नहीं खुलेगा। अरे भाई, उससे भी गंभीर तो जो कतर पे हमला कर दिया इसराइल ने, वो ज्यादा गंभीर था। लेकिन ट्रंप साहब को वहां नहीं दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप साहब तो भारत पे लगा रहे हैं टैरिफ, लेकिन वहां जो गाजा में रोज हो रहा है, और जो जिस तरह से वहां कतर पे कर दिया, और वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप युद्ध रुकवा रहे हो। नई बात जोड़ दूं सर, बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी, लेकिन ये बात कर लेते हैं हम लोग, आज समय भी कम रहा है। लेकिन फिर अभी एक भारतीय मूल के व्यक्ति की गला काट के हत्या हुई अमेरिका के अंदर। अमेरिका की राइट विंगर पार्टीज या ट्रंप की पार्टी ने उसकी कोई घोर आलोचना नहीं की किसी तरीके से, उसको रेसिस्ट अटैक भी नहीं बताया, कुछ नहीं किया उन्होंने। अब एक बात नई चल पड़ी है कि जैसे अभी आपने कहा कि इजराइल कुछ भी कर लेता है मनमानी अपनी, अमेरिका कुछ नहीं कहता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की इकोनॉमी में ज्यूज की हिस्सेदारी, यहूदियों की जो पूरा कंट्रोल है इकोनॉमी का। भारत का डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग हो चुका है अमेरिका में, लेकिन वो बोलता नहीं है। क्या हमें उनको भी असर्ट करना चाहिए? अब असर्ट करना चाहिए। दिक्कत लेकिन भारत के डायस्पोरा की है कि जब वो मजबूत हो जाते हैं तो अपने को भारतीय मानने से इनकार कर देते हैं। आप बॉबी जिंदल से पूछिए, वो अपने को भारतीय नहीं मानते। कमला हैरिस से बात करिए, तुलसी गाबार्ड से बात करिए, ये जो बड़े नाम है वो अपने को इंडियन मानते ही नहीं है। जो समीर भाटिया हैं वो तो भारत के पीछे ही पड़े हैं। हाँ, समीर भाटिया देख लीजिए। एक फाइनल छोटा कमेंट। नहीं, तुलसी गाबार्ड तुम्हारे ख्याल से भारतीय है नहीं, कमला हैरिस भी वहाँ उनके पहले चले गए थे तो वो भी नहीं है। आप रूट्स की बात कर रहे हो और आप वहाँ जगह, ये इंडियन डायस्पोरा की ही ताकत है जो आपको अमेरिका का बदलाव दिख रहा है। वहाँ वो एसर्ट कर रहा है, वहाँ वो ये बता रहा है कि भारत के हितों के खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा। कहाँ दिखा आपको ऐसा होता हुआ? सारे लॉबिस्ट इस वक्त आप देखिए, ट्रंप आप देखिए, दरअसल बड़ी मुश्किल ये है कि ट्रंप के मिजाज के लिहाज से आप पूरे अमेरिका को देखने लग रहे हैं। अगर पूरी अमेरिकी लॉबी को आप देखें तो पिछले 1 दशक में भारतीय डायस्पोरा का जो दबाव है उसकी वजह से सब चेंज हुआ। आपको काश पटेल नहीं दिखते, आपको विवेक रामास्वामी नहीं दिखते, तुलसी गाबार्ड नहीं दिखती, जिनके बयान आप देखिए जो जिस तरह की बात करती हैं, प्रो इंडियन बात करती है। खुद ट्रंप प्रो इंडियन बात करने लगे थे, अब उनके अपने मन की कुछ महत्वाकांक्षा है उसकी वजह से पलट गए, तो ठीक है पटरी पे आए। मान रहे हैं कि हाँ इंडियन, बिल्कुल हमारा जो समुदाय है वो दबाव बनाता है भारत के हितों, उनका दबदबा है। बिल्कुल। अब एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है, राजनीति देसी है। इसमें मुद्दा है भारत और गाजा की, भारत और फिलिस्तीन की, भारत और इजराइल के रिश्ते की।
यूनाइटेड नेशंस में अभी फिलिस्तीन को एक अलग राज्य, एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा था और इसके पक्ष में 142 वोट पड़े, जिसमें भारत का भी वोट है। भारत ने अलग फिलिस्तीन राज्य बने, संप्रभु फिलिस्तीन राज्य हो, इसके पक्ष में वोट डाला। इस सरकार पर आरोप क्या थे? इस सरकार पर आरोप है इजराइल से संबंध रखने के, इजराइल से व्यापार संबंध बढ़ाने के, इजराइल से हथियार खरीदने के और उसकी लड़ाई में उसको हथियार देने के। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी कई लोग ले गए थे कि इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुना नहीं। लेकिन हमारे देश के अंदर खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि दशकों से जो आपकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी थी, इजराइल और फिलिस्तीन की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के खिलाफ एक पक्ष इजराइल के साथ संबंध बढ़ा रही है ये सरकार, और ये गलत है। हमें फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। और इस वक्त जो हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, जिसमें पूरा गाजा बर्बाद हो गया, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग मारे गए, उसमें हमें गाजा के लोगों का साथ देना चाहिए और खुल के साथ देना चाहिए। कई मौकों पर भारत ने परिस्थितियों को देखते हुए इजराइल का साथ दिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कई मौकों पर, और जैसे ये वाला मौका है तो खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया। अभी जब इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया था तो हमने उस हमले की भी निंदा की थी। तो भारत अपनी कैलिब्रेटेड फॉरेन पॉलिसी को लेकर के चल रहा है, उसको अब दोनों पक्ष देखने हैं। लेकिन अब जब हमने वोट किया गाजा के पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में, तो यहां क्या कहा गया? यहां यह कहा गया कि यह कांग्रेस पार्टी की और खास तौर पर प्रियंका गांधी की जीत है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने बहुत दबाव बनाया। हमने यहां कई बार चर्चा की, वो अक्सर ट्वीट करती रही हैं, अभी भी करती हैं कि गाजा में जो है नरसंहार हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ। तो कांग्रेस ने कहा कि वो दबाव था और प्रियंका गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, जिसके कारण मोदी सरकार को खुल के फिलिस्तीन का पक्ष लेना पड़ा। फिर ओवैसी साहब भी इसमें बोले, उनकी बात सुन लेते हैं कि वो सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं या वो भी इसमें अपने दबाव को वजह बताते हैं। मुसलमानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग हमसे कह रहे हैं कि फलस्तीन में 65,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, क्या तुमने सुना कोई फलस्तीनी खुदकुशी किया? क्या तुमने कहीं पर पढ़ा कि कोई गाजा का एक फलस्तीनी खुदकुशी किया? वो गाजा के गयूर मुसलमान हमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हम ये यहूदी इजरायली हुकूमत के जुल्म के बावजूद भी हम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह कहने वाले हैं। हम इन तमाम मसायब और मुश्किलात में भी मीलाद को मना रहे हैं। मेरे भाई, हौसले को बुलंद रखो, याद रखो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसका रसूल इन गाजा और मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को ये जालिम नेतन्याहू इस जहन्नम के कुत्ते पर गालिब करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोग अपनी ताकत से, अपनी मिलिट्री की सुपीरियरिटी से समझ रहे हैं हमको फलस्तीनियों के लिए साथ देना है। हम हैदराबाद में बैठे हैं, मगर हम गाजा और मगरबी किनारे के फलस्तीनियों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे से दूर सही, मगर हम तुम्हारे साथ हैं। हम रातों में उठकर तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी शिफा के लिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर। वैसे बहुत लंबा बोले हैं, गाजा पर बहुत देर तक उन्होंने बात की है। मैं आपको कह रहा था, कांग्रेस पार्टी खास तौर पर इसको ये एक तरीके का मोदी सरकार का यू टर्न है, इस तरीके से पेश कर रही है। तो क्या मोदी सरकार ने गाजा का पक्ष लेकर अपनी नीति में बदलाव किया, या नीति हमेशा से यही थी और विपक्ष जो है उसको सही तरीके से पेश नहीं कर रहा था? हर्षवर्धन जी। देखिए, भारत सरकार की नीति रही, और ये बड़ा अच्छा है कि भारत की सरकारें नीति नहीं बदलती, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार विपक्ष बहुत स्तरहीन हो गया है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो कभी इस तरह का तमाशा नहीं किया। फिलिस्तीन को लेकर भारत की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन क्या हम आतंकवादी हमलों के साथ खड़े हो जाएं इसके लिए? क्या यह संभव है? क्या जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी चाह रहे हैं, जिसके लिए बड़े बड़े लेख लिखे, जिसके लिए यहां तक चले गए कि झोला टांग कर पहुंच गई प्रियंका,
अब तो शायद वो भूल भी गई होंगे भी दूसरे नहीं, कामों वही में व्यस्त झोला हैं। उनकी वही तस्वीर घुमाई जा रही है कि प्रियंका गांधी ने संसद तक में फिलिस्तीन का झोला पहन के कह तो रहा बात हूं उठाई। ये भारत की पॉलिसी कभी बदली ही नहीं। देश के तौर पर फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा रहा, लेकिन क्या फिलिस्तीन के जो आतंकवादी अगर होंगे, अगर हमास की बात होगी, अगर इजराइल पर हमले की बात होगी, मानवाधिकार एक तरफ वो कहते हैं हमास के हमले की सबने निंदा की, लेकिन ये जो 65,000 लोग मारे गए, मासूम बच्चे भी उसके अंदर मारे गए, उसमें हम जिम्मेदार हैं क्या? नहीं, उसके लिए हमें इजराइल के साथ कड़ा विरोध जताना चाहिए था। वो तो कमाल की लोग बात तो है। इस हद तक ने कहा कि आप इजराइल से फिलहाल संबंध खत्म कर लीजिए। क्या मुसलमान नहीं है तो यूक्रेन के मारे जा रहे बच्चों के लिए इनकी मानवता मर गई है? इतने बेशर्म बेगैरत लोग हैं ये। यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो क्या मुसलमान नहीं? तो इनको नहीं समझ में आ रहा है? हर वक्त तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, इतना शर्मनाक कि भारत सरकार की नीति पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, ओके। गाजा पर सवाल उठाना मुस्लिम अपीजमेंट है विनोद जी? नहीं, मुस्लिम अपीजमेंट बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमास और फिलिस्तीन को अलग करना पड़ेगा। फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है, पैलेस्टीन अथॉरिटी, इसका मुख्यालय रामल्ला में है, उसको भारत सरकार ने भी मान्यता दे रखी है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता दे रखी है। एक जमाने में यासर अराफात को नोबेल पुरस्कार मिला था इसीलिए। और हमास निश्चित रूप से उसका एक आतंकवादी इतिहास है, उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर जगह उसकी आलोचना की गई और की जानी चाहिए। इसराइल पे जो हमास ने किया उसको तो कोई समर्थन कर नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जो इसराइल ने किया गाजा में, उसका कैसे आप समर्थन कर सकते हैं? भाई 1000 आदमी या 1700 आदमी उन्होंने वहाँ मारे या किडनैप किए। 1200 मारे थे 1200 मारे हमास थे, ने, और अब यहाँ 65,000 मार दिए। तो ये और लगातार आप मारते ही जा रहे हो, कभी कतर पे हमला, कभी ईरान पे हमला। उनको तो गाजा खाली कराना है, क्लियर है। उन्हें गाजा खाली कराना है। तो अब गाजा क्यों खाली कराना है? इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है? ट्रम्प साहब को गाजा क्यों नहीं याद आ रहा है? खबरें तो यहाँ तक है कि वहाँ भी रियल एस्टेट का कारोबार करने की तैयारी है अमेरिका की। तो पता नहीं क्या 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 हो सकता है। जो इन्होंने कहा, भाई आपको गाजा में लोग मर रहे हैं उसकी चिंता है, यूक्रेन में लोग मर रहे हैं उसकी चिंता क्यों नहीं है? वैसी आवाज वहां के लिए मैं तो कह रहा हूं भाई, सवाल ये है कि जिनको यूक्रेन की चिंता, उनको गाजा की चिंता नहीं है। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच हमारा है ना, हमें गाजा की भी चिंता करनी चाहिए, हमें यूक्रेन की भी करनी चाहिए, हमें बांग्लादेश की भी करनी चाहिए, हमें नेपाल की भी करनी चाहिए, अगर हम वाकई मानवता के प्रति चिंतित हैं। एक बात और मैं कहूं कि भारत सरकार की नीति सतत नीति है, आजादी से पहले की है कि हम फिलिस्तीन देश को मानता ये सरकार उसी पे चल रही है, उसी पे चल रही है, पहले भी समर्थन किया है। अब एक्चुअली क्या है इसमें, सवाल यही है कि जो गाजा की बात करे वो मुस्लिम अपीजमेंट, भाई प्रियंका गांधी गाजा की ही क्यों बात करती है, ये बात होती है। और दूसरे और जो है मोदी सरकार पर आरोप ये लगाते हैं कि भाई आप इसकी आड़ में एंटी मुस्लिम पॉलिसी लागू कर रहे हो, कि आप इतने लोग मारे गए उसके खिलाफ आप खुल के नहीं बोल रहे। गाजा की बात करना, ये आ गई वो तस्वीर, इसका जिक्र कर रहे थे हम। फिलिस्तीन लिखा बैग लेके कुछ महीने पहले प्रियंका गांधी संसद में गई थी जी। नहीं, ये प्रियंका जी के दबाव की वजह से अभी भारत सरकार ने जो फैसला किया उस पर कांग्रेस कह रही है कि इनका दबाव है। कोई थैंक्स वगैरह या ये शुक्रिया अदा किया है? कौन करे? प्रियंका जी की भाई बात मान ली भारत सरकार ने, तो कम से कम प्रियंका जी इसका को तो आभार प्रियंका करना जी को चाहिए। थैंक यू कहना चाहिए। मतलब मैं तो मानता हूँ कि प्रियंका जी ठीक कह रही हैं, तो इस बात का आभार तो उनको व्यक्त कर देना चाहिए कि सरकार आपने हमारी बात मान ली। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा थोड़ा सा फिनिश वाला है कि आप गाजा पर बात करें तो उसको मुस्लिम अपीजमेंट कहें, और ये कोई हिसाब है क्या कि आप गाजा की बात करेंगे तो यूक्रेन की भी करेंगे, रशिया की भी करेंगे? सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं। क्या कोई ये कह रहा है कि यूक्रेन में जो मारे जा रहे हैं वो ठीक हो रहा है? ऐसा नहीं है ना। और जो लोग यूक्रेन की बात कर रहे हैं वो भी ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन वो गाजा की बात नहीं कर रहे हैं। एक अंतर है सर, गाजा में जो हो रहा है उसको लोग जेनोसाइड कहते हैं। वो तो बड़ा हुआ है ना, यूक्रेन और रशिया की वॉर में वो तो नहीं बड़ा कहा। हुआ है ना जेनोसाइड। और उस पे भारत सरकार का रुख हमेशा मोटे तौर पर, खासतौर से मोदी सरकार का रुख इजराइल के साथ दिखाई दिया। और आप सोचिए ना, इजराइल पर आपने क्या किया कि कतर पर जरा सा हमला हुआ तब तो आपने बोल दिया ना। कतर में जो हुआ, इजराइल ने जो किया है, इसको मैं थोड़ा सा बारीक समझ रहा हूँ, ये है कि नहीं है कि जिस तरह से अमेरिका का रुख अभी इजराइल के साथ दिखाई दे रहा है, वैसा ही भारत का है। नहीं, उसकी वजह से तो हम थोड़ा सा इजराइल से अभी जो पिछले 15-20 दिन, महीने 2 महीने में हुआ है, एससीओ के बाद भी, हाँ, तो एससीओ में भी हुआ, और अभी फिलिस्तीन के मसले में नहीं, अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल का साथ दिया है और हम लोग अमेरिका से खिलाफ खड़े हुए हैं आज की तारीख में, तो ये तीनों चीजें भी बहुत सारे मोटे तौर पर आपको इंडियन पॉलिसी मिडिल ईस्ट की प्रो इजराइल लग रही है। प्रो इजराइल है। हम फिलिस्तीन की भी बात करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन की बात करते हैं, वो तो अब उसको करना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है इसके बहाने हमारे देश में हो रही है क्या मुस्लिम राजनीति? वो तो पहले से ही हो रही है, और इसको तो इसके कारण तो और वो बढ़ी है देश के अंदर मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्पष्ट है कि भाई दुनिया का कोई दादा नहीं बन सकता, और जो सत्य होगा हम उसका साथ देंगे।
अगर फिलिस्तीन पे आप हमला करते हो, अगर हमास के आतंकवादियों को मारते हो तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप कतर में इस तरीके से हमला करोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। और जब वोटिंग की बारी आएगी तो फिलिस्तीन को, जो भारत की नीति रही है कि फिलिस्तीन को हम एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं, तो हम उसी इस पर चलेंगे। वोटिंग हुई, भारत सरकार ने फिलिस्तीन के लिए एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए वोट किया है। भारत ने इसको माना है कि भाई द्विराष्ट्र माना है, भारत ने माना हुआ है, दूतावास माना हुआ है, बिल्कुल। तो भारत की जो नीति रही है मोदी ने उसको कंटिन्यू किया है कि भाई हम अलग राष्ट्र मानते हैं तो उसको हम समर्थन देंगे। इजराइल के दबाव में या इजराइल के डर से या इजराइल के पक्ष में हम फिलिस्तीन को खाली नहीं करेंगे। तो मुझे बहुत साफ है, भारत एक मिडिल पाथ लेता है ज्यादातर मामलों में, एक न्यूट्रल। यहाँ लोग चाह रहे हैं कि आप खुलकर एंटी इजराइल की संख्या क्यों कहें, हम ये क्यों नहीं मानते भारत के लोग, और यही इसीलिए तो कहा जाता है विदेश नीति देश की होती है। भारत अपने पक्ष की नीति करता है, हमें जिस दिन लगेगा कि हमारे इस कदम से थोड़ा सा उस पर दबाव बनाइए वो भी करेंगे। फॉरेन पॉलिसी तो ऐसी, डिप्लोमेसी तो यही है ना। देखिए पाकिस्तान, और ये मतलब किसी एक देश के मामले में थोड़ी ना, हर देश ऐसे ही करता है। बस भारत में है कि विपक्ष चाहता है कि एक तय देश की राजनीति का विदेश नीति से संबंध नहीं होना चाहिए। इजराइल और भारत में एक बड़ा फर्क ये है कि इजराइल के सारे मुस्लिम कंट्री दुश्मन है। इजराइल चाहता है सारे मुस्लिम कंट्री खत्म हो जाए। भारत के लिए भाई पाकिस्तान एक दुश्मन के रूप में, सौदी अरब से दोस्ती है, बाकी जगह भारत से दोस्ती है। सर अगली खबर बता रहा हूं, वो भी कुछ मुद्दा ऐसा ही है। आप समीर जी से आपकी राय लूंगा। तुलसी पीठाधीश्वर महेंद्र रामभद्राचार्य जी ने एक बड़ी बात कह दी, इसको लेकर खूब सियासी हंगामा चल रहा है। दरअसल रामभद्राचार्य जी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। वो कहते हैं कि हिंदुओं के सामने आज बहुत संकट है, अपने ही देश में हिंदुओं को हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, और पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा हो गया है, लेकिन हम इसे पाकिस्तान बनने नहीं देंगे, और आज हर हिंदू घर में हिंदू पाठशाला बनाना जरूरी है। उनकी बात सुनिए आप। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, परंतु एक बात है, मेरा एक वाक्य है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम पहले नहीं छेड़ेंगे, पर छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। जय हो। पश्चिमी यूपी उन्होंने कहा मिनी पाकिस्तान है, हिंदुओं पर संकट है। पॉलिटिकल रिएक्शन आया उनके बयान पर। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, तो उन्होंने कहा ये बयान मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दिया है उन्होंने। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से वो बना है, सबको मालूम है कि वो देश क्या है। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? कम से कम उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्यों बात हुई? पहले सवाल तो ये, यूपी में अगर आप देखें तो मुस्लिम आबादी का वैसे तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन है। वो बात कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मुसलमान है, मुझे तो मिनी पाकिस्तान लगता है, ऐसा रामभद्राचार्य जी ने कहा। तो उस पर वो पूछ रहे हैं कि जहां मुसलमान हो जाएगा उसको आप पाकिस्तानी बता दोगे? समीर जी बोलिए। नहीं, मुझे लगता है रामभद्राचार्य ने जो कहा है उसको उनका संदर्भ के रूप में देखा जाना चाहिए कि उन्होंने पश्चिमी यूपी के लिए जो जिक्र किया स्पेसिफिकली, तो भाई जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, जिस तरीके से हिंदू घरों पे लगा दिया गया था, ताले लग गए थे कि भाई यार बेचने के लिए कराना की बात थी। अभी संभल में जो विवाद चल रहा है, जिस तरीके से संभल भी उसी तरीके से आता है, और जिस तरीके से वहाँ पर एक मुस्लिम डोमिनेंस जिस तरीके से रही, सांसद रहे या वहाँ के जो लोगों का डोमिनेंस रहा, और हिंदू का वहाँ से जो पलायन हुआ, जो कहा गया था कि भाई मुसलमान हिंदू कम्युनिटी ने पलायन किया, तो उसका संदर्भ उस दृष्टि में था। आप कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बयान ठीक है? बिल्कुल, मुझे लगता है उसमें देखा जाएगा तो बयान ठीक है। ठीक है सर, आपको?
मुझे मुसलमानों के लिए नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है योगी जी को और मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं। 11 साल से जो दो बड़ी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में 8 साल से और वहाँ पर 11 साल से हिंदुस्तान में, उस सरकार के रहते हुए जो मानी जाती है कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए या हिंदुत्व के साथ खड़ी होने वाली, वो ये जो दिख रहा है ना अभी जो फिगर है वो ठीक है। किस जिले में कितनी मुस्लिम आबादी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? लेकिन योगी जी के रहते हुए यदि हिंदू संकट में है तो मुझे लगता है मुसलमानों को नहीं, वो योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं। ओके, ठीक है सर। नहीं, रामभद्रा जी बात तो खैर विजय जी सही कह रहे हैं, 11 साल से तो देश में मोदी जी की सरकार है, 8 साल से योगी जी की। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ ये निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से ही और पहले से ही, क्योंकि दिल्ली में जो सल्तनत रही है, यहाँ मुस्लिम रूल जो भारत में था वो दिल्ली से संचालित होता था, तो इस इलाके में मुसलमानों का कंसंट्रेशन सैकड़ों साल से ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप दंगों की बात करें, पलायन की बात करें, तो कैराना की अगर आप बात करते हैं तो कैराना के बारे में हुकुम सिंह ने ही कह दिया था, मैं गलत बोल गया था। और मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए थे 2013 में, उसमें तो 50,000 से ज़्यादा मुस्लिमों ने भाग करके अपने गांवों से जो है सहारनपुर जाकर शरण ली थी, कैंपों में रहे थे जाकर के। ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम। अभी संभल में जो हुआ, संभल में एक दूसरी तस्वीर है। इसके अलावा मलियाना कांड, हाशिमपुरा कांड, फिरोज बिल्डिंग कांड, मुरादाबाद, सब जगह जो है कांड पुराने, तो दोनों तरह से की घटनाएं यहाँ पर हैं। लेकिन देश के किसी हिस्से को मिनी पाकिस्तान का है, फिर कश्मीर को आप क्या कहेंगे? फिर तो आप जो है पाकिस्तान के दावे को आप सही कह देंगे, जो कश्मीर पे करता है वैली को। तो ये कम से कम रामभद्राचार्य जी इतने संत हैं, उनकी इतनी प्रतिष्ठा है, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। तो अभी देखिए वो तो पूरा उनका भाषण सुनना पड़ेगा, प्रवचन सुनना पड़ेगा, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा, लेकिन इतनी बात उनकी जो है ये बड़े परिप्रेक्ष्य में भी संत को संत की तरह किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये बयान ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं, पॉलिटिकल बयान जैसा हो जाता है जब आप इस तरह बात करते हैं। नहीं, देखिए, जब भारत में मिनी पाकिस्तान कहा जाता है तो उस मानसिकता, उस सोच की बात की जाती है जिसने पाकिस्तान बना दिया। और क्या संभल में हिंदुओं की आबादी कम हुई तो मिनी पाकिस्तान बना नहीं है? क्या जहां जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ती गई वहां हिंदू आबादी कम नहीं हुई है? और रामभद्राचार्य जी जब कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इन संदर्भों के हवाले से कह रहे हैं। अब वो कहाँ कथा कर रहे थे, किस तरह का संदर्भ था, वो अभी जानकारी हो तो उस पर और बात हो। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस आधार पर वोट हो रहा है, वहां हिंदू विरोध के आधार पर कोalition बन रहे हैं? क्या ये सच नहीं है? और जितने दंगों के नाम गिनाए, खैर वो तो अच्छा है। वोट तो किसी ना किसी आधार पर होते ही, धर्म पर नहीं होगा, वोट की बात नहीं है। ना 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 ना, वोट मैंने फिर कहा, मिनी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान बनाने वाली मानसिकता। उत्तर प्रदेश का यही वाला वो इलाका है जहां से सबसे ज्यादा उस वक्त, पहले भी जब मुस्लिम लीग को समर्थन, क्या है पाकिस्तान के समर्थन वाली मानसिकता? क्या मतलब आप किस, मतलब आप अभी भी जो बात कर रहे हैं, संभल जैसे उदाहरण के होने के बाद अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप किसी जगह पर जो आक्रांता है, आतताई है, उसके लिए मेला लगा रहे हैं, अगर आप आज भी ये कह रहे हैं कि बाबर के हम वंशज हैं, अगर आप आज भी कह रहे हैं कि 800 साल हमने गुलामी, इस देश को गुलाम रखा है, हम शासक हैं, सत्ता में रहने वाले हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं वो संकट की बात पे छांगुर बाबा की, छांगुर जो था, बाबा मत कहिए भाई, छांगुर जलालुद्दीन, उसकी बात कर लीजिए। हर तरफ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आप सोच की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड में आप देखिए, मजार थी, उसके अंदर कोई नहीं था, यानी फर्जी मजार थी। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उनका बयान जस्टिफाइड है? नहीं, अगर जिस संदर्भ में कह रहे हैं तो बिल्कुल वो दिखता है ना कई बार। मैं ये कह देना कि नहीं वो तो कह रहे हैं तो मतलब एकदम से उनको संत हैं तो नहीं बोलना चाहिए। चलिए उनके शिष्य की भी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट है तो दिखा दीजिएगा। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हमेशा बाबा बागेश्वर। अब उन्होंने ये मांग अपनी और तेज कर दी। वो गया जी गए हुए थे और वहां बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का वक्त यही है, नेपाल और बांग्लादेश से सीखो। सुनिए। बांग्लादेश नेपाल की घटनाओं को से सबक भारत को लेना चाहिए। भारत में सामाजिक समरसता का संदेश बहुत जरूरी है। भारत में हिंदू एकता का कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण संकल्प बहुत जरूरी है। हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि भारत के प्रदेशों में भी यही हालात नेपाल और बांग्लादेश जैसे ना हो जाए। हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है, हिंदुत्व एक शांति की विचारधारा है, हिंदुत्व सबको अपना बनाने की विचारधारा है, हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। कह रहे हिंदू राष्ट्र अभी घोषित करना चाहिए। बांग्लादेश का तो समझ में आता है कुछ लॉजिक कि वहाँ कट्टरपंथी लोग सत्ता में आ गए हैं,
नेपाल से सीखो भी उन्होंने कहा सर। मैं तो पता नहीं, आप बहुत ज़्यादा वजन देते हैं ये जो भी सोकॉल्ड संत हैं। यदि सोकॉल्ड नहीं कहेंगे तो भी संत भी आप कहते हैं, तो मैं तो नहीं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि आप इनको इतनी जगह दे रहे हैं तो आप ही चर्चा कीजिए इस पर। आप चर्चा करने लायक भी नहीं मानते? मैं नहीं मानता है, कोई भी बोल रहा है और आप उसको चलाए जा रहे हैं। सर देश भर में बढ़ना इतने तो देश भर में इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि सौरभ सर चलाते हैं उसको। अरे सर अब आप कोई किसी आदमी की इनमें आस्था है तो उसमें सौरभ जी नहीं, आस्था उनकी ठीक है, आस्था ठीक है उनकी, जिनकी आस्था उस पर मैं सवाल नहीं कर रहा ना। लाखों लोग जाते हैं इनको सुनने के लिए। ठीक है, तो चलाइए आप, लाखों लोगों को सुनाइए। आप इसका भाग नहीं बनेंगे? मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं कोई इतनी एलर्जी आपको इनसे त्रिपाठी जी? कहाँ क्यों सबक लेना है नेपाल? नहीं देखिए, बिल्कुल सबक लेना है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो हमने देखा ना। जिस व्यक्ति ने, और ये हिंदू मुसलमान नहीं है ना, अगर हिंदू मुसलमान होता तो शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा ना तोड़ते ना। अगर वो होता तो वहां के जो बहुत बड़े मुस्लिम डायरेक्टर थे उनका घर नहीं आग लगा देते। सबक क्या है? वो कह रहे हैं सबक बड़ी सीधी सी बात है, हिंदुओं को अपनी पहचान, अपनी संस्कृति के साथ समझौता करना बंद करना चाहिए। और मैं एक लाइन बस जोड़ दूं, वो जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। नहीं, बांग्लादेश और नेपाल से सीख लेने की क्या जरूरत है भाई? भारत का बांग्लादेश नेपाल जैसा है। कह रहे ना हो जाए, उन्होंने कहा ना कई राज्यों में ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री, वैसे विजय जी का तो कहना है कि चर्चा करने लायक ही नहीं है, लेकिन चूंकि आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं तो एक तो बागेश्वर बाबा नहीं कहता इनको। वो तो बागेश्वर धाम वो हनुमान जी का स्थान है, हनुमान जी को कहा जाता है। ये धीरेन्द्र शास्त्री है, कथावाचक हैं। और संत को जो है, संत की परिभाषा बहुत अलग है। संत वो है, आप संत भी नहीं, आप भी नहीं? मैं नहीं मानता। संत की परिभाषा अलग है। खत्म कर दिया संत तो मतलब संत संतन के करनी जिम कुठार चंदन आचरणी काटे मलय परस सुनु भाई गुण दे सुगंध बसाई ताते सुर सीसन चढ़त जग जग बल्लभ श्रीखंड अनलदाई पीठत घनई परस बदन ये सर आपको संत मान लेंगे लोग? नहीं, ये संत की परिभाषा। बस एक लाइन खत्म कर दें, समय नहीं, खत्म हो गया है। ये हिंदू है, हिंदू संत को संत नहीं मानेंगे, लेकिन एक मुसलमान ढोंगी पर टिप्पणी करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म मैं ढोंगी भी टिप्पणी बताऊं, मैं छांगुर को मैं भी बाबा नहीं मानता। नहीं, छांगुर कहां से हो गया? ऐसी शरारत तभी करते हैं ब्रेक का समय होता है। आप जिस ढोंगी समीर जी 10 सेकंड में सर, आप ढोंगी टिप्पणी, इनकी बात को सीरियसली लिया जाना चाहिए क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र ही बस हिंदू राष्ट्र और राज्य का जो फर्क है वो समझना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य बनेगा, वो चाहते हैं कि हिंदू राज्य बने। हिंदू राष्ट्र तो ये जहाँ वंश का जिस धर्म का होता है वो राष्ट्र उससे पहचाना जाता है। आज समय इतना, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया समीर जी, विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।